उसके पास थी डिमेंशनल गेट्स खोलने की पावर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में। जब बाकी सब पैनिक में थे, वो काम था, क्योंकि उसने ये सब पहले देखा था हजारों बार वीआर गेम में। वो ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट ओनर था, लेकिन असली में लेजेंडरी गेमिंग वेटरन। और जब वर्चुअल वर्ल्ड रियलिटी बन गई, उसने अवेकन किया ये एबिलिटी। दो वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर सकता था, रिसोर्सेज ला सकता था। लेकिन एक डार्क सीक्रेट था। क्या ये सब सच में कोइंसिडेंस था, या किसी ने डिलिबरेटली गेम को रियलिटी बनाया? चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं। मानवा एक आदमी के साथ शुरू होता है जो प्रेसिडेंट को बताता है कि नेशनल एड्रेस 1 मिनट में शुरू होगा। प्रेसिडेंट अपनी घड़ी पर नजर डालता है और पूछता है कि क्या इतना समय पहले ही बीत गया। उसका असिस्टेंट जवाब देता है कि पूरे देश में जल्द ही बिजली रिस्टोर हो जाएगी। प्रेसिडेंट खड़ा होता है, अपने हाथ मोड़ता है और सीधे कैमरा में देखता है। खुद को प्रेसिडेंट जांग वांटेक के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए वह कहता है कि शुरू करने से पहले उसकी एक रिक्वेस्ट है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आसपास हर कोई ब्रॉडकास्ट देख रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा सिटीजन संभव हों उन्हें यह देखना जरूरी है। उसे बताया जाता है कि पीपल मीटर रेटिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं, हालांकि अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है। वह स्वीकार करता है कि पब्लिक लॉकडाउन से गहराई से परेशान रही होगी और उनके कोऑपरेशन के लिए दिल से धन्यवाद देता है। वह बताता है कि 16 जुलाई को उसने इमरजेंसी की स्थिति घोषित की और मार्शल लॉ लागू किया। मिलिट्री ने मीडिया आउटलेट्स और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल ले लिया है और कई मेजर रोड्स बंद कर दी गई हैं। वह जानता है कि पब्लिक सोच रही है कि क्यों। वह अपने असिस्टेंट ली से पूछता है कि क्या उसके पास सिगरेट है। ली मजाक करता है कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स इसे उसके खिलाफ यूज करेंगे। प्रेसिडेंट का हाथ कांपता है जब वह इसे जलाता है। फिर वह मार्शल लॉ घोषित करने की वजह बताता है। धुआं छोड़ते हुए कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि सभी एक सम्मानजनक अंत का सामना करें। वह बताता है कि गेम सर्वाइवल लाइफ का सिनारियो अब रियलिटी में सामने आ रहा है। गेम से एस्ट्रॉयड युंजी असली है। सुबह मिली रिपोर्ट्स के अनुसार मिलिट्री इसे इंटरसेप्ट करने में फेल रही और यह अंततः ओकिनावा के पास समुद्र में गिर गया। इंपैक्ट ने विनाशकारी नुकसान पहुंचाया और दुखद रूप से जापान के लोग एस्टेरॉयड से निकलने वाले स्पोर्स की वजह से ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। और भी बुरी बात यह है कि पैथोजन आज उनके देश में पहुंचने वाला है और इस एपोकलिप्स से बचा नहीं जा सकता। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ लोग, जिनमें अवेकेंड के नाम से जाने जाने वाले लोग शामिल हैं, ज़ॉम्बिफिकेशन से इम्यून हो सकते हैं। उनके लिए तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा कारणों से ये फैसिलिटीज अब से 1 ईयर बाद ही खुलेंगी। टाइम शेल्टर्स मार्क्ड लोकेशंस पर इंस्टॉल किए गए हैं और सिटीजन्स से आग्रह किया जाता है कि वे वहां पहुंचें। प्रेसिडेंट फिर गाइडेंस देता है कि शुरुआती स्टेजेस में जो मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं उनसे कैसे निपटें। ये सारी जानकारी एयरप्लेन से गिराए जाने वाले फ्लायर्स के जरिए भी फिर से बांटी जाएगी। वह घोषणा करता है कि थर्मल पावर प्लांट्स जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे, स्वीकार करते हुए कि वह बहुत सारी कमियों वाला आदमी है। वह कहता है कि उसे विश्वास है कि उसने अपने अंतिम क्षणों में जो जरूरी था वह किया है। वह लोगों से कहता है कि उनके साथ रहना सम्मान की बात थी और उम्मीद जताता है कि वे फिर से मिल सकें और अच्छे से जी सकें। वह उस अनोनिमस इन्फॉर्मेंट को धन्यवाद देना शुरू करता है जिसने एग्जैक्ट डी-डे डेट दी थी, लेकिन ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो जाता है। एक कुर्सी पर बैठा आदमी कहता है कि वह सच में उम्मीद करता था कि अंत कभी नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यह पहले से ही यहां है, वह कहता है कि उसके पास सर्वाइव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आखिरकार वही एपोकलिप्स का वेटरन है। कहानी फिर कई महीने पीछे जाती है। एक आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह तैयार है, और दोस्त आत्मविश्वास से हाँ कहता है। उसका नाम पाक है और उसका इन गेम नेम डकबट है। पाक बताता है कि अगर वह आज की बैट हारा तो यह उसकी लगातार तीसरी हार होगी। उसका दोस्त एक्स्ट्रावेगेंटली कपड़े पहने मजाक करता है कि 3-0 से हारना उसे येलो बीन बना देगा। एक और इक्वली एक्सेंट्रिक प्लेयर दिखाई देता है, सर्वाइवर 1, जिसे सिंपली 1 कहा जाता है। एक शिकायत करता है कि उसके किल्स चुराए जा रहे हैं क्योंकि वह सब कुछ ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। वह दूसरे प्लेयर से पूछता है कि क्या वह गलत है, कहते हुए कि उसे रॉबिन हुड होना चाहिए। फिर भी उसके सिर के ऊपर कायॉब की रोल है। केबॉब जवाब देता है कि वे फ्लैशी मूव्स के बिना कुछ नहीं है। टो भी शामिल होता है, कहते हुए कि वह अपने एनिमीज को रॉक करने के लिए तैयार है। एक घोषणा करता है कि वह उन्हें 1 मिनट की हेड स्टार्ट देगा, और टो जवाब देता है कि वह उम्मीद करता है कि एक उन वर्ड्स का पछतावा नहीं करेगा। यह सब गेम सर्वाइवल लाइफ के अंदर होता है। टो और पाक सीधे हॉर्ड में घुस जाते हैं। गेम एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल टाइटल के रूप में सामने आता है जो ज़ॉम्बीज को फैंटेसी मॉन्स्टर्स के साथ मिलाता है। इसकी एक्सट्रीम डिफिकल्टी ने हार्डकोर कोरियन गेमर्स को भी डरा दिया। फिर भी रिलीज होने पर यह चार्ट्स में सबसे ऊपर पहुंच गया। हालांकि हाइप जल्दी फीका पड़ गया और उसके कुछ समय बाद गेम लगभग छोड़ दिया गया। 1 साल बाद केवल 4 कंकरेंट प्लेयर्स बचे हैं। वे कीबॉब को फाइनल हिट लेने देते हैं।
और वह उन्हें धन्यवाद देता है। अपना धनुष पीछे खींचता है और एक तीर चलाता है जो मॉन्स्टर के सिर में एक छेद बना देता है। इससे साफ हो गया कि सब कुछ के बावजूद गेम एक्चुअली बहुत खराब है। जब हंट खत्म होता है, बेट खत्म हो जाती है और ग्रुप रिलैक्स करता है। उनमें से एक पूछता है कि क्या खेलने के लिए कुछ और है। वे जवाब देते हैं कि अगर होता तो वे खड़े होकर स्टूपिड बेट्स नहीं लगा रहे होते। एक सहमत होता है, कहते हुए कि गेम बोरिंग है लेकिन करने के लिए कुछ और नहीं है। हायक कमेंट करता है कि अगर सर्वर्स आज बंद हो जाएं तो हैरानी नहीं होगी। एक सहमत होता है, लेकिन टो कहता है कि उसे एक्साइटमेंट और डोपामिन चाहिए और वह शायद काउंटर स्ट्राइक पर जुआ खेलने जाएगा। केबॉब कहता है कि उसने उन्हें धीरे धीरे चीजें करने के लिए कहा था। एक पूछता है कि क्या वे कोई और गेम ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन टो कहता है कि उसका शरीर अभी इसे हैंडल नहीं कर सकता और पयाक सहमत होता है। केबॉब फिर सभी को बुलाता है, कहते हुए कि उन्हें कुछ देखने की जरूरत है। बहुत समय हो गया है जब किसी ने चैट में बात की है। नूब नाम का एक प्लेयर दिखाई देता है, पूछते हुए कि क्या कोई है। उसके नाम के बगल में पीसी टैग कंफर्म करता है कि वह जेन्युइन बिगिनर है। गेम में अब 5 कॉन्करेंट प्लेयर्स हैं और एक मजाक करता है कि गेम बूम कर रहा है। हीबॉप नूब को ट्यूटोरियल गाइड देता है और नूब उन्हें धन्यवाद देता है, कहते हुए कि वे सच में काइंड हैं और वह ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद उन्हें फिर से मैसेज करेगा। 2 घंटे बीत जाते हैं। नूब आखिरकार कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह सिर्फ ट्यूटोरियल है और यह बहुत मुश्किल है, इसलिए वह क्विट करने जा रहा है। एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कहते हुए कि प्लेयर्स हमेशा अंत में गिव अप कर देते हैं। टू बताता है कि डेवलपर्स कंटेंट ऐड करते रहते हैं लेकिन कभी डिफिकल्टी कम करने के बारे में नहीं सोचते। पायक सहमत होता है, कहते हुए कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं। एक घोषणा करता है कि वह दिन के लिए लॉग ऑफ कर रहा है और सभी को गुड नाइट की शुभकामनाएं देता है। केबॉब पूछता है कि क्या वह कल वापस आएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद एक जवाब देता है, शायद। उस चुप्पी में केबॉब को लगता है कि टो और पयाक ने भी इसे महसूस किया। वे लॉग आउट करते हैं, कहते हुए कि रियल लाइफ में वापस जाने का समय आ गया है और उनका सफर खत्म हो गया है। केबॉब कहता है कि वह उम्मीद करता था कि वे उसकी स्ट्रीम में शामिल होंगे, लेकिन वह छोड़ नहीं सका। यहां तक कि जब दूसरे वेटरन्स कम और कम लॉग इन करने लगे, वह अकेला पीछे रह गया, अपडेट वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए, ताकि वे अभी भी साथ में गेम एंजॉय कर सकें। वह दिन रात स्ट्रीम करता रहा, अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार करते हुए। महीने बीत गए। आखिरकार ट्यूटोरियल डिफिकल्टी ड्रास्टिकली कम कर दी गई और अर्ली गेम एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया गया। मौजूदा ज़ोंबीज और फैंटेसी मॉन्स्टर्स के साथ साथ नए म्यूटेटेड क्रीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए। केबीओपी ने मैसिव अपडेट का स्वागत किया, लेकिन उसके दोस्तों ने पहले ही रुचि खो दी थी और फिर कभी लॉग इन नहीं किए। अंत में गेम में केवल एक कॉन्करेंट प्लेयर बचा, कीबॉप। वह कहता है कि गेम होपलेस है और इस तरह वह शायद क्विट कर देगा। अचानक कोई उससे कॉन्टैक्ट करता है, क्लेम करते हुए कि वह गेम की ऑपरेशंस टीम से है और फिर एक अनाउंसमेंट करता है। वे उन सभी यूजर्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सर्वाइवल लाइफ को पसंद किया। केबॉप हैरान है और सोचता है कि क्या वे बस उसके गिव अप करने का इंतजार कर रहे थे। उसी पल एक विशाल मॉन्स्टर एक डरावनी चीख निकालता है। केबीओपी कहता है कि वह क्विट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ उस मॉन्स्टर को हराना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह रिकॉर्डिंग रोक देता है और अपना सारा गियर हटा देता है। उसके बाद वह अपना स्ट्रीमिंग अकाउंट, अपना चैनल और उन 5500 घंटों से जुड़ी हर चीज डिलीट कर देता है जो उसने गेम खेलने में बिताए थे। हालांकि वह उन मेमोरीज से भरी हार्ड ड्राइव को फेंक नहीं पाता, इसीलिए वह इसे एक स्टोरेज क्लोजेट में भर देता है। तभी किम्बॉप, जिसका असली नाम आखिरकार कोंग सुंग हो के रूप में सामने आता है, सच में अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है। बर्नआउट शेफ के निकनेम से जाना जाता है। वह अब एक रेस्टोरेंट में काम करता है जो सही मायने में किम्बाप बेचता है। उसकी आईडी पहली जगह किम्बॉप होने की वजह सिंपल थी। वह 3 सालों से एक स्नैक शॉप चला रहा है और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। शॉप उस घर की पहली मंजिल पर स्थित है जो उसे अपने माता पिता को खोने के बाद मिला था जब वह हाई स्कूल के दूसरे साल में था। जगह का नाम सन होज टेस्टी स्नैक्स है। वह कस्टमर्स को बुलाता है, घोषणा करते हुए कि उनका खाना तैयार है। एक औरत उस पर चिल्लाती है, कमेंट करते हुए कि आज बिजनेस बूम कर रहा है। उसका नाम मिकी जॉ है। वह कभी उसका लास्ट नेम पूछने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वह एक लोकल हेयर ड्रेसर है और एक रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, और यह कोई राज नहीं है कि वह उसे बेहद खूबसूरत लगती है। वह उसे अपने फोन पर कुछ दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने इसे देखा है। जब वह पूछता है कि यह क्या है, वह बताती है कि लोग कह रहे हैं
अगर तुम स्टेटस विंडो चिल्लाओ तो एक अपीयर होगा और बच्चे इसके बारे में नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं। वह कहती है कि उसने पहले कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हंसता है उसे बताते हुए कि ऐसा कुछ एक्चुअली वर्क नहीं कर सकता और उसे बहुत गलेबल होने के लिए चिढ़ाता है। उस रात बाद में वह अपना हाथ बढ़ाता है और चिल्लाता है, स्टेटस विंडो पहले कुछ नहीं होता। वह बड़बड़ाता है कि वह जानता था कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था, जब तक अचानक बिजली उभरती है और विंडो अपीयर होती है। घबराकर वह बोलता है कि इसने उसे बहुत डरा दिया। करीब से देखते हुए वह नोटिस करता है कि उसके पास कोई लेवल या पॉइंट्स नहीं है, लेकिन उसके स्टैट्स विजिबल हैं और उसका ट्रेट ओपन प्राइवेट पोर्टल के रूप में लिस्टेड है। उसे लगता है कि उसने इसे पहले देखा है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सर्वाइवल लाइफ से स्टेटस विंडो है, हालांकि यह थोड़ा अलग है। गेम में कभी ट्रेड सिस्टम नहीं था और वह कमेंट करता है कि यह वाला काफी लेम लगता है। फिर भी वह इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। जब वह पोर्टल खोलता है तो यह उसके ठीक सामने मटेरियलाइज होता है। वह टिप्पणी करता है कि यह इनक्रेडिबल है और बिल्कुल गेम से लैब्रिंथ गेट की तरह दिखता है। वह सोचता है कि क्या यह सच में गेम सिस्टम हो सकता है, लेकिन जल्दी से आइडिया को खारिज कर देता है। अगर यह रियल होता तो कम से कम युंजी के बारे में न्यूज आर्टिकल्स होते। उत्सुक होकर वह इसे सर्च करता है और जम जाता है जब उसे पता चलता है कि एक्चुअली एक है। वह घबराना शुरू कर देता है, खुद को बताते हुए कि नाम सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है और कंक्लूजन्स पर जंप करना बहुत जल्दी है। लेकिन क्या होगा अगर ये रियल है? अगर ऐसा है तो उसके पोर्टल के अलावा भी किसी तरह का प्रूफ होना चाहिए। वह खुद को रोकने के लिए मजबूर करता है, एहसास करते हुए कि बिना प्लान के अंदर जाना बहुत खतरनाक है। फिर से विचार करने के बाद वह एक लेडल लेता है और इसे पोर्टल के बॉटम से स्टिक करता है, यह टेस्ट करने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है। जब वह इसे वापस खींचता है और मिट्टी देखता है तो वह निष्कर्ष निकालता है कि डेस्टिनेशन कम से कम लैब्रिंथ नहीं है, यह सिंपली अर्थ पर किसी दूसरी जगह का कोई वॉर्प हो सकता है। वह तैयारियां करता है और फैसला करता है कि अंदर जाने का समय आ गया है। सप्लाईज से भरा बैकपैक पहनकर वह अंदर कदम रखता है। दूसरी तरफ उसका स्वागत एक ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से होता है और वह सोचता है कि क्या यह रियल है। मौसम ठंडा महसूस होता है और कोई फोन सिग्नल न होने से वह मान लेता है कि यह एक रिमोट लोकेशन होनी चाहिए जहां लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल है। वह एक मार्कर निकालता है और पेड़ों पर सिंबल्स ड्रॉ करना शुरू करता है। चूंकि यह कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है कि वह कहां है, वह तर्क देता है कि प्रूफ ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अपने पाथ को मार्क करना उसे वापस आने में मदद करेगा। जैसे जैसे वह जंगल में गहरा जाता है, वह शिकायत करता है कि यह कितना मैसिव है और उम्मीद करता है कि कुछ भी अपीयर होगा। अचानक एक जोड़ी आंखें पेड़ों से उसे देखती हैं। कुछ उसके पास से कूदता है, उसे बुरी तरह डराते हुए। यह वैली डियर निकलता है। वह तुरंत नाम पहचान लेता है और सिस्टम विंडो अपीयर होने के साथ मिलाकर उसे एहसास होता है कि यह जगह अर्थ नहीं है। डियर एक पल के लिए उसे घूरता है, फिर भाग जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसकी नजर की इंटेंसिटी ने उसे डरा दिया, लेकिन यह अग्रेसिव नहीं लगता। फिर भी उसे अभी तक एपोकलिप्स का कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। अगर यह स्टोन मंकीज या हम्प्ड बोर्ड्स होते तो यह अलग कहानी होती, क्योंकि वैली डियर कभी गेम में अपीयर नहीं हुए थे। फिर भी उस पल से उसे एक स्ट्रॉन्ग हंच है कि यह स्पेस सर्वाइवल लाइफ से क्लोजली कनेक्टेड है। वह खुद को इस सोच को इग्नोर करने के लिए मजबूर करता है, यह डिनाई करना चाहते हुए कि ह्यूमैनिटी के लिए डिजास्टर आ रही है। वह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं रहती। वह जल्द ही एक गोल्डन ट्री देखता है जिस पर सन एप्पल्स लगा है। वह इसे तोड़ता है, सोचता है कि यह सेफ होना चाहिए और एक बाइट लेता है। स्टेटस विंडो उसे बताती है कि उसका स्टैमिना थोड़ा रिकवर हो गया है और एक हल्की गोल्डन ग्लो उसके शरीर को घेर लेती है। वह नोट करता है कि इफेक्ट इन गेम शॉप में बेचे जाने वाले सन एप्पल जूस के आइडेंटिकल है और हंसता है, कहते हुए कि यह बेसिकली सब कुछ कंफर्म करता है। वह बैठ जाता है, गॉब्लिन ट्रेसेस भी नोटिस करते हुए। खुद को रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए कहते हुए वह स्वीकार करता है कि अंत आ रहा है। उसका डेजा व्यू सर्टेनिटी में बदल गया है। वह तुरंत पोर्टल से बाहर निकलता है और तैयारी शुरू कर देता है। पहली चीज जो वह करता है वह हार्ड ड्राइव रिट्रीव करना है जो उसने स्टोर की थी और अपनी अर्ली गेम फुटेज रिव्यू करना है। उसने सब कुछ स्ट्रीम और रिकॉर्ड किया था क्योंकि वह सच में गेम को प्यार करता था और अब वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसे इसे इस तरह यूज करना पड़ेगा। गेम डेटा के अनुसार वह एग्जैक्ट डेट जानता है जब एस्टेरॉयड हिट करेगा। करंट डेट चेक करते हुए
उसे एहसास होता है कि अपोकलिप्स तक केवल 32 दिन बचे हैं। फुटेज को फिर से रिव्यू करते हुए उसे याद आता है कि गेम कितना अनफ्रेंडली था, फ्रस्ट्रेटिंग मैकेनिक्स से पैक्ड। उन सभी में सबसे बुरा आयरन डेथ डिजीज था, एक फिनोमिनन जिसने सभी मेटल को क्रम्बल कर दिया। यह ज़ॉम्बी स्पोर से इन्फेक्टेड एरियाज में लगभग 5 घंटे बाद फैल गया, तुरंत ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टोन एज में वापस घसीट लिया। हालांकि डिजीज इवेंचुअली रीजन के आधार पर कम हो गई, इसमें 6 महीने से 1 साल तक का समय लगा। हालांकि उसके लिए आयरन डेथ डिजीज इरेलेवेंट हो सकती है। उसके प्राइवेट पोर्टल ट्रेड की बदौलत यह केवल एक हाइपोथेसिस है, लेकिन उसे विश्वास है कि फिनोमिनन पोर्टल के थ्रू पास नहीं कर सकती। अपना इनिशियल एनालिसिस खत्म करने के बाद वह अपनी सेविंग्स का यूज हर सर्वाइवल सप्लाई खरीदने के लिए करता है जिसके बारे में वह सोच सकता है। वेपन्स, फूड, टूल्स, मेडिसिन और इंडिपेंडेंटली जीने के लिए जरूरी सब कुछ। वह ऑनलाइन फोरम्स ब्राउज करता है, सोचते हुए कि सभी इतने कैराफ्री कैसे हो सकते हैं, जबकि उनके पास उसकी तरह स्टेटस विंडोज हैं। जब सुबह आती है वह और भी सप्लाईज खरीदता है। घर वापस आते समय वह 60 पाउंड का हंटिंग बो खरीदता है। जैसे वह वापस चलता है, एक विचार उसके दिमाग में आता है, शायद वह ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगर कुछ नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह बस 2 या 3 साल पैसे वापस कमाने में बिताएगा। फिर भी जब वह घर पहुंचता है वह पूरी तरह कमिट करता है। वह एक साइन लगाता है जिसमें अनाउंस किया जाता है कि रीमॉडलिंग की वजह से शॉप कुछ महीनों के लिए टेम्पोरेरीली बंद रहेगी। वह अभी भी अनश्योर है कि क्या यह सही चॉइस है। यह लगभग ओवरनाइट लिया गया डिसीजन है। मिकी भी उसे बुलाती है, पूछते हुए कि क्या वह सच में शॉप बंद कर रहा है। वह उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, कि वह बस रिमॉडल कर रहा है। वह कमेंट करती है कि उसने बहुत पैसे कमाए होंगे। वह जवाब देता है कि शॉप बस पुरानी है, लेकिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट करना है। वह उसे बताता है कि अगर वह उसे एक्सक्यूज करेगी तो उसे जाना होगा। वह उसे रुकने के लिए बुलाती है, लेकिन वह जो कहने वाली थी उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं है और इसके बजाय उसे बताती है कि वह उसे बाद में मिलेगी। वह सोचता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही थी। यह एक ऐसा पल था जहां वह आसानी से पूछ सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय चुप रहना चुना। ज्यादा सीरियस चीजें थीं जिन पर उसे फोकस करना था। वह पोर्टल खोलता है और वापस अंदर कदम रखता है। वह बताता है कि उसका गेम प्ले स्टाइल हमेशा एक प्लानर का रहा है, कोई जो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सावधानी से डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज बनाता है। इसीलिए वेटरन्स के बीच भी उसके पास फिजिकल स्किल की कमी थी। इसकी वजह सिंपल है, गेम में स्टैट्स लेवलिंग अप से नहीं मिलते, बल्कि हंटिंग और एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट से। वह एक टारगेट सेटअप करता है और बो स्ट्रिंग को पीछे खींचता है, सोचते हुए कि क्या यह सच में काम करेगा। उसे एहसास होता है कि बो ड्रॉ करना उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत आसान है। वह बो कैसे यूज करें, इस पर एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहा है, ध्यान से सुनते हुए जैसे इंस्ट्रक्टर बताता है। वह खुद को तैयार करता है, याद करते हुए कि गेम में शूट करना कैसा लगता था, और अपना पहला एरो रिलीज करता है टारगेट को हिट करते हुए। वह हैरान है, सोचते हुए कि शायद वह पास्ट लाइफ में लेगो लोलिस रहा होगा, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने पहली ही कोशिश में हिट कर दिया। हालांकि उसे जल्दी से एहसास होता है कि वह स्ट्रिंग को केवल मैक्सिमम 5 बार ही ड्रॉ कर सकता है, इससे पहले कि यह उसके हाथों में टीयर करना शुरू कर दे। आज से शुरू करते हुए वह फैसला करता है कि वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ऑल इन जा रहा है। बेसिक प्रिपरेशंस खत्म करने के बाद वह अगले स्टेज पर जाता है। 2 चीजें हैं जिनका उसे ध्यान रखना है। पहला, उसे यह पता लगाना है कि क्या वह अपनी करंट स्टेट में मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता है। दूसरा, उसे एक हाइडआउट बनाना है जहां वह अपनी सप्लाईज स्टोर कर सके, बेशक जब तक उसके ऑर्डर किए गए वेपन्स और सप्लाईज अराइव नहीं होते। उसका कोई इरादा नहीं है कुछ रेकलेस करने का, जैसे नेस्ट को ओवरटेक करने की कोशिश करना या कुछ सिमिलर। वह एक और सन एप्पल लेता है और खुद को याद दिलाता है कि हर संभव सिचुएशन के लिए तैयारी करना ही वजह है कि वह गेम में वेटरन बने रहने में कामयाब रहा। वह मार्कर्स में से एक पर वापस जाता है और चारों ओर देखता है, कहते हुए कि उसे यकीन है कि यह पास में ही था। कुछ सर्चिंग के बाद वह इसे ढूंढ लेता है और गॉब्लिन ड्रॉपिंग्स पर वापस अपना रास्ता बनाता है। वजह कि उसने जानबूझकर गॉब्लिन डंग सर्च किया सिंपल है। गॉब्लिन्स ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो नॉर्मली ग्रुप्स में रहते हैं, इसलिए एक सिंगल पाइल मिलना एबनॉर्मल है। यह फैक्ट कि इसमें केवल सीड्स हैं, यह सजेस्ट करता है कि गॉब्लिन ठीक से खा नहीं रहा है। एक हाई चांस है कि इसे अपने ग्रुप से एग्जाइल कर दिया गया था।
इसीलिए उसे इसे किसी भी कीमत पर ढूंढना है। अक्सर उसे रियल फाइट में खुद को टेस्ट करने का चांस नहीं मिलता। जैसे रात पड़ती है, वह वुल्व्स को हाउल करते सुनता है और कहता है कि वह वैली के करीब पहुंच रहा होगा। जल्द ही वह एक रिवर के पास एक गॉब्लिन देखता है और नोट करता है कि यह बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है जिन्हें उसने गेम में देखा था। रेफरेंस के लिए, गॉब्लिन्स मेनली स्पीयर्स और पॉइजन डार्ट्स यूज करते हैं। वे अपने ओपोनेंट्स को पॉइजन से इनकैपेसिटेट करना और फिर उन्हें टॉर्मेंट करना एंजॉय करते हैं, जो एग्जैक्टली वजह है कि उसने अपने पहले वेपन के रूप में बॉ चुना। वह खुद को बताता है कि शांत रहे, यह एक पुराना गॉब्लिन है और क्योंकि इसे एग्जाइल किया गया था, हो सकता है कि इसके पास स्पीयर या पॉइजन डार्ट ना हो। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वह खुद को बताता है कि अगर वह शांत रहा तो वह इसे हंट कर सकता है। वह एरो फायर करता है, गॉब्लिन शॉट सुनता है, मुड़ता है और अटैक को अपनी आर्म से ब्लॉक कर लेता है, एक चीख निकालते हुए। वह कहता है कि वह हेड को एम कर रहा था, लेकिन उसे राहत है कि वह इसे हिट करने में कामयाब रहा। वह जानता है कि उसे एडवांटेज प्रेस करना चाहिए, लेकिन गॉब्लिन एक पत्थर फेंकता है जो बो को उसके हाथों से नॉक कर देता है। वह कहता है कि गॉब्लिन भी एक सीजन्ड वेटरन होना चाहिए। वह अपना ब्लेड ड्रॉ करता है और गॉब्लिन अपना क्रूड नाइफ निकालता है। वे एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, उनके ब्लेड्स क्लैश करते हैं। सुनुंग हो पीछे हटता है, फिर गॉब्लिन के हेड की तरफ आगे थ्रस्ट करता है। गॉब्लिन अटैक के नीचे डक करता है और काउंटर करता है, उसकी लेग में स्ट्राइक करते हुए। सन हो अपने दांत पीसता है और गॉब्लिन को ग्राउंड पर टैकल करता है। वह अपना नाइफ उठाता है और इसे सीधे गॉब्लिन की चेस्ट में ड्राइव करता है। गॉब्लिन उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत वीक है। उसकी आंखों से लाइफ फेड हो जाती है। उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हेवी ब्रीदिंग करते हुए वह कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने एक्चुअली यह कर दिया। फिर वह ग्राउंड पर एक छोटा पाउच नोटिस करता है जिसमें गुआक पाउडर और वेजिटेबल ऑयल है। गेम में दोनों को कंबाइन करने से एक ऑइंटमेंट बनती है, इसीलिए वह इसे ट्राई करने का फैसला करता है। वह खुद को बताता है कि उसे बॉडी को बरी भी करना है, न केवल इसलिए कि दूसरे गॉब्लिन्स इसे न ढूंढें, बल्कि इसे बोन क्रीपर में बदलने से रोकने के लिए भी। वह कराहता है, सोचते हुए कि यह उसे तब के माइंस की याद दिलाता है। जैसे वह रिवर की तरफ देखता है और रेड ट्राउट नोटिस करता है, कुछ क्लिक होता है। वह बड़बड़ाता है कि यह बुरा है। उसका शरीर हिलना शुरू करता है जब वह मुड़ता है और एक विशाल क्रीचर की नजर से मिलता है। आउल बेयर सीधे उसे घूर रहा है। उसे एहसास होता है कि वह सीरियस ट्रबल में है। एक फ्लैशबैक प्ले होता है। सुनुंग हो अपनी स्ट्रीम्स में से एक पर सभी को ग्रीट करता है, कहते हुए कि वह वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां उसने छोड़ा था, जंगल में रहने वाले मॉन्स्टर्स की समरी कंपाइल करने के बाद। व्यूअर्स कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि यह बोरिंग है और वह जवाब देता है कि उसने मटेरियल तैयार करने के लिए मेहनत की। बोलोंग मैन नाम का व्यूअर कहता है कि उसे लगता है कि यह फन होगा। सन हो उसे डोनेशन के लिए धन्यवाद देता है और बोलोंग मैन जवाब देता है कि यह कुछ नहीं है, बस वह पैसा जो उसने उस दिन $1000 पर अपनी आइज ग्लू करके कमाया था अपनी व्यूइंग फी के रूप में। बेंटर कंटिन्यू होता है देखिए एक यूजर के साथ जिसका नाम डॉग है, जो कॉन्स्टेंटली अपना यूजर नेम सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, जो सभी को अम्यूजिंग लगता है। सुन्नो बताता है कि पिछली बार उन्होंने गॉब्लिन्स और कोबॉल्ट्स कवर किए थे, एम्फसाइज करते हुए कि बोन क्रीपर्स को किसी भी कीमत पर अवॉइड किया जाना चाहिए। वह कहता है कि जंगल में सबसे खतरनाक क्रीचर्स वरवुल्व्स और आउल बेयर्स हैं। खास तौर पर एक आउल बेयर की प्रेजेंस का मतलब है कि एरिया में मॉन्स्टर इकोसिस्टम बैलेंस्ड है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एहसास होता है कि वे अच्छे समय थे। बोलोंग मैन हमेशा एंथुजियास्टिक था। बैटमैन हमेशा सब कुछ बैब से रिलेट करने में कामयाब होता था। कोरियन फूड और डॉग के कांस्टेंट नेम चेंजेस हमेशा उसे हंसाते थे। वह बताना शुरू करता है कि आउल बेयर से कैसे लड़ें, फिर रुक जाता है। वह सोचता है कि वह अभी पास्ट मेमोरीज के बारे में क्यों सोच रहा है। शायद यही है जिसका मतलब लोग करते हैं जब वे कहते हैं कि उनकी लाइफ उनकी आईज के सामने फ्लैश करती है, लेकिन उसके लिए ऐसा लगता है जैसे उसके पुराने दोस्त उसे बता रहे हों कि इससे बाहर निकले। वह अपनी लेग पिंच करता है और खुद को सोचने के लिए फोर्स करता है। एल्बियर्स जो कुछ भी देखते हैं उसे टीयर अपार्ट करते हैं जब वे भूखे होते हैं। यह फैक्ट कि यह वहां खड़ा है, इसका मतलब है कि यह भूखा नहीं है। इसका मतलब है कि केवल एक चीज है जो इसे गुस्सा दिला रही है, वह उसकी टेरिटरी में घुस गया है जहां रेड ट्राउट रहते हैं। अगर ऐसा है तो उसे एक वे आउट ढूंढने की जरूरत है, लेकिन केवल एक प्लान उसके दिमाग में आता है। वह अपना स्टैंस चौड़ा करता है। उसका माइंड अभी भी किम्बॉब का हो सकता है,
लेकिन उसका बॉडी बस उसका अपना है। फिर भी अगर वह जीना चाहता है तो उसे यह करना होगा। वह चिल्लाता है ऑनवल बियर को बताते हुए कि चार्ज करे। क्रिएचर उस पर लॉक ऑन करता है। एक ऑनवल के हेड के साथ उसकी नाइट विजन एक्सीलेंट है, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए वीक है। उसने इसके पैटर्न्स बहुत पहले मेमोराइज कर लिए थे, अब उसे बस उन्हें एग्जीक्यूट करना है। जैसे यह उसकी तरफ रश करता है, वह खुद को बताता है कि अपनी टाइमिंग पर ट्रस्ट करे। इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग लाइट इफेक्ट क्रिएट करने का एकमात्र तरीका है इसे सीधे इसकी आईज में शाइन करना। वह इसकी आर्म पर चढ़ता है, फ्लैशलाइट को सीधे इसकी बीक के नीचे प्रेस करता है और इसे ऑन कर देता है। ऑवल बेयर एक डेफनिंग स्क्रीम निकालता है जब वह ब्लाइंड हो जाता है। अगली सुबह उसका अलार्म रिंग करना शुरू करता है। वह कराहता है, कहते हुए कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, और इसे ऑफ कर देता है अनुमान लगाते हुए कि वह जिस मोमेंट लेटा उसी मोमेंट पास आउट हो गया होगा। जैसे गॉब्लिन से लड़ना काफी बुरा नहीं था। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह ऑवल बेयर में भी भाग गया, और वह सीरियसली फिर कभी एक नहीं देखना चाहता। उसे एहसास होता है कि उसने दूसरी दुनिया में एंटर करने से पहले कुछ नहीं खाया है। जैसे वह उठने की कोशिश करता है, वह बेड से ट्रिप करता है और फ्लोर पर क्रैश करता है, कहते हुए कि उसकी लेग्स में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची है। फिर वह अपने बैग के अंदर सन एप्पल देखता है। वह इसे बाहर निकालता है और एक बड़ा बाइट लेता है। सन एप्पल के इफेक्ट की बदौलत उसका स्टैमिना रिकवर होना शुरू होता है। वह कहता है कि वह अब थोड़ा ज्यादा अलाइव महसूस कर रहा है और यह अपना स्टमक भरने का समय आ गया है। बाद में वह कंफ्यूज्ड हक्ट्यूर दिखता है, सोचते हुए कि मिकी यहाँ क्यों है। वह कहती है कि वह खाने आई है और मेंशन करती है कि यह जगह उसका दूसरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। वह क्लैरिफाई करता है कि उसका मतलब था कि वह उसके साथ क्यों बैठी है, और वह जवाब देती है कि मील बड़ी होना नाइस है। फिर वह पूछती है कि क्या उसने वह चीज ट्राई की जो उसने पहले मेंशन की थी। वह पूछता है कि क्या वह स्टेटस विंडो के बारे में बात कर रही है। वह कंफर्म करती है और पूछती है कि क्या उसने इसे ट्राई किया। वह कहता है कि अब वह समझता है कि उसने उस दिन बात करना क्यों बंद किया। वह उसे बताती है कि वह जेन्युइनली विश्वास करती है कि यह रियल है, पॉइंट करते हुए कि कैश एक कन्वीनियंस स्टोर से मिसिंग हो गया। सन हो तुरंत रियलाइज करता है कि यह ऑब्वियस है कि वह सच जानना चाहती है। वह उसे बताता है कि उसने इसे ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अपीयर नहीं हुआ। सिचुएशन को देखते हुए उसके एक्शंस कंप्लीट सेंस बनाते हैं। न केवल उसका ट्रेट कॉम्बैट ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि उसकी एबिलिटीज भी टीम वर्क के बजाय सोलो प्ले के लिए सूटेड हैं। और एक ऐसी दुनिया में जहां सेफ्टी की गारंटी भी नहीं है, अपना हैंड रिवील करना चिल्लाने से अलग नहीं होगा, प्लीज आओ मुझे खा लो। फिर भी ये फैक्ट कि मिकी अवेकनिंग के बारे में पूछती रहती है, ये सजेस्ट करता है कि शायद उसने खुद भी कुछ एक्सपीरियंस किया है। वह अचानक अपोलोजाइज करती है। वह उससे पूछता है क्यों। वह कहती है कि कुछ है जिसके बारे में उसने झूठ बोला था। वह उसे बताता है कि वह एक अच्छी इंसान लगती है और उसे अभी इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है। वह उसे बाद में बता सकती है जब वह तैयार हो। उसके बाद वह घर जाता है। जब वह पहुंचता है तो वह अपने घर के सामने पैकेजेस डिलीवर होते देखता है। वह डिलीवरी गाइज की तारीफ करता है, उन्हें एब्सोल्यूट लेजेंड्स बुलाते हुए, और उनकी हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद देता है। व्हाट अ चैड। वह सब कुछ जिसकी उसे बाद में जरूरत होगी रूफटॉप पर ले जाता है, और जो आइटम्स उसे तुरंत चाहिए उन्हें दूसरी फ्लोर पर। ऐसा करते हुए वह इक्विपमेंट सिलेक्ट करता है जो वह आज की ऑपरेशन के लिए यूज करेगा। एक गैस मास्क, एक फायर प्रूफ सूट, पेपर स्प्रे, एक फायर एक्स, गैसोलीन, एक फायर एक्सटिंग्विशर, प्लम्बिंग पाइप्स और एक मोनोनाकुलर। आज का मिशन एक ऐसी स्पेस सिक्योर करना है जो हाइडआउट के रूप में काम कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे एक लॉक करना ही है। जब वह दूसरी दुनिया में एंटर करता है, वह कहता है कि सूटेबल लोकेशन ढूंढना मुश्किल नहीं था। उसने पहले ही एक सस्पिशियस दिखने वाली एरिया देखी थी जब वह पुराने गॉब्लिन को सर्च कर रहा था। बुशेस से झांकते हुए वह इसे फिर से ढूंढ लेता है और कहता है कि यह हाइडआउट के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। केवल प्रॉब्लम यह है कि वह नहीं जानता कि अंदर किस तरह का मॉन्स्टर रहता है। जैसे वह केव के एंट्रेंस को घूरता है, वह फुटप्रिंट्स नोटिस करता है और उन्हें कोबाल्ट्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है। यह एक्चुअली उसे खुश करता है क्योंकि उसका प्लान सभी लो टियर मॉन्स्टर्स के खिलाफ अच्छे से काम करता है। वह हवा की डायरेक्शन चेक करता है और नोट करता है कि चूंकि कोबाल्ट्स नॉक्टर्नल हैं, उन्हें अभी भी सोया हुआ होना चाहिए। उनके लिए यह प्लान प्योर पॉइजन है। वह फायरवुड इकट्ठा करता है और इसे केव के एंट्रेंस के पास रखता है, फिर इस पर गैसोलीन डालता है।
जैसे वह इसे जलाने वाला होता है। कुछ कोबाल्ट्स जाग जाते हैं और बाहर कदम रखते हैं। वे उसे देखते हैं और वह उन्हें ग्रीट करता है अपना एक्स पकड़ने से पहले और सीधे अंदर चार्ज करते हुए। 1 सेकंड की हिचकिचाहट के बिना वह उन दोनों के गले काट देता है, यहां तक कि उनमें से एक का सिर साफ काट देता है। वह हैरान है, कहते हुए कि उसने नहीं सोचा था कि उसके लिए 1 हिट किल संभव था। उसका लेवल बढ़ता है और उसके पास अब टोटल 4 पॉइंट्स हैं। वो फैसला करता है कि वह डिटेल्स बाद में समझेगा। अभी उसे एक्ट करने की जरूरत है, इससे पहले कि दूसरे जाग जाएं। वह अपना लाइटर फायरवुड पर गिरा देता है। वह बताता है कि गेम में सभी लो टियर मॉन्स्टर्स एक वीकनेस शेयर करते थे, सडन फिनोमिना। हालांकि उन्हें डायरेक्टली जलाना उन्हें स्मोक से बाहर निकालने से ज्यादा इफेक्टिव होगा। नए टेनेंट के रूप में वह क्लीन अप को नाइटमेयर बना देगा। इसीलिए जो स्ट्रैटेजी उसने चुनी वह सिंपल थी। पहले उन्हें कंफ्यूजन में फेंक दो। जब वे सांस लेने के लिए बाहर रश करें तो वह उन्हें एक ही स्वीप में वाइप आउट कर देगा। वह एक्सपेक्ट करता था कि कम से कम 5 बाहर आएंगे। चूंकि एक कोबाल्ट पैक यूजुअली 7 का होता है, लेकिन कम अपीयर होते हैं। इसका मतलब है कि इनसे निपटने के बाद 3 बचे होने चाहिए। वे उसे देखते हैं और सीधे उसकी तरफ चार्ज करते हैं। वह अपना एक्स पीछे खींचता है और स्विंग करता है, उनमें से एक को उड़ाते हुए। दूसरा हवा में उस पर लीप करता है, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। वह इस पर पेपर स्प्रे करता है, जिससे यह चीखता है और ग्राउंड पर वाइथ करता है। वह इसका सिर काटकर इसे खत्म करता है। अंतिम कोबाल्ट की तरफ चलते हुए वह नोट करता है कि लीडर डर से कावरिंग कर रहा है। वह इसे पैथेटिक बुलाता है, लेकिन कहता है कि वह इसकी हाइडआउट का अच्छा यूज करेगा इसके दिमाग को स्मैश करने से पहले। वह अपना मास्क हटाता है, कहते हुए कि उसने उनसे काफी आसानी से डील किया। उसने कहा, कोई स्टैमिना न बचने के साथ ये इनक्रेडिबली एग्जॉस्टिंग है। बिल्कुल गेम की तरह एग्जॉस्शन से डीबफ किक इन करता है। ये फैक्ट कि लेवलिंग अप स्टैट पॉइंट्स ग्रांट नहीं करती, चीजों को और भी रफर बनाती है। फिर भी लेवलिंग अप यूजफुल सिस्टम्स अनलॉक करती है। आज का हॉल ह्यूज है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास अब एक सिक्योर स्पेस है जो एक्सक्लूसिवली उसकी है। बेशक उसे अभी भी पहले नेस्ट को क्लीन आउट करना है। वह इसे प्रिपेयर करना शुरू करता है, कहते हुए कि पहली चीज जो उसने की वह क्लीन करना था। केव लगभग 15 मीटर गहरी है, एक शेल्टर के लिए थोड़ी छोटी, लेकिन एब्सोल्युटली फिल्थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी इतनी इंटेंस बैटल लड़ी थी। क्लीनिंग ऐसी लगी जैसे सबसे मुश्किल काम था जो उसने कभी किया था। वह जेन्युइनली कोबाल्ट के बिहेवियर से डिस्गस्टेड है। फिर भी अब जब उसके पास दूसरी दुनिया में एक सेफ स्पेस है, वह फ्रीली पोर्टल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है। यह सब कुछ बहुत आसान बनाता है क्योंकि वह इसे सीधे अपने बाथरूम से कनेक्ट करता है। फिर भी काम इतना एग्जॉस्टिंग है कि उसे लगता है कि वह पास आउट हो सकता है। सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी जो वह डिमेंशंस के बीच ट्रैवल करते हुए करता है वह यह है कि वह रियल वर्ल्ड और दूसरी दुनिया दोनों के कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर सकता है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स उनके अक्रॉस इंटरैक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि बाउंड्री को स्ट्रैडल करते हुए भी वह अपने बाथरूम से एक होज सीधे केव में पुल करने और इसे अच्छे से धोने में सक्षम है। क्लीनिंग के बाद वह कहता है कि यह काफी डिसेंट दिखता है। हालांकि उसे अभी भी ब्लड स्टेन्स को स्क्रब करना होगा और फ्लोर पर कंक्रीट डालना होगा ताकि वह सप्लाईज को ज्यादा आसानी से स्टोर कर सके। मोटर को क्योर होने में कुछ दिन लगेंगे और सैंडविच पैनल्स को भी। तभी वह कुछ पत्थर नोटिस करता है और उन्हें लूमिनस स्टोन्स और इग्निशन स्टोन्स के रूप में पहचानता है। ये गेम में एसेंशियल स्टार्टर आइटम्स हैं, इस जगह को कंप्लीट गोल्ड माइन बनाते हुए। जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म होगी वह तुरंत माइनिंग शुरू करने की योजना बनाता है। अगले दिन एपोकलिप्स तक 29 दिन बचे हैं। उसकी मसल्स वायलेंटली दर्द करती हैं। वह कहता है कि उसने जरूर सीरियसली ओवरडू कर दिया होगा। उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो दर्द नहीं कर रहा। वह अपनी आर्म को नीचे देखता है और कई छोटे वुंड्स नोटिस करता है, सोचते हुए कि उसे ये कब मिले। वह कहता है कि वे इतने सीरियस नहीं हैं कि सन एप्पल वेस्ट किया जाए। फिर भी उसके पास दूसरे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इसीलिए वह इसके बजाय ऑइंटमेंट बनाने का फैसला करता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। वह पाउडर और वेजिटेबल ऑयल को 1:1 रेशियो में मिक्स करता है और इसे स्टर करता है जब तक ये सेट नहीं हो जाता। एक बार ऑइंटमेंट खत्म होने के बाद स्टेटस विंडो उसे नोटिफाई करती है कि ये थोड़ा वुंड्स हील करेगी। वह टिप्पणी करता है कि किचन एक्सपीरियंस वाले किसी के लिए ये इनक्रेडिबली आसान है। वह इसे अपनी इंजरीज पर अप्लाई करना शुरू करता है और नोट करता है कि एक्चुअली ऐसा लगता है कि यह हील हो रहा है। फिर भी वह कहता है कि यह थोड़ा ज्यादा होगा अगर यह हर एक बार ऐसा ही होने वाला है। अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए उसके पास वही करते रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है जो वह करता रहा है। लेकिन इस रेट पर उसे लगता है कि डिजास्टर शुरू होने से पहले ही वह मर सकता है। वह स्लिंग शॉट पर स्विच करने पर विचार करता है, जो बॉ से छोटा है लेकिन हेविली टेरेन पर रिलाई करता है।
वह गन यूज करने के बारे में भी सोचता है क्योंकि वह उसे फाइट की शुरुआत में तुरंत कुछ एनिमीज को टेक डाउन करने की अनुमति देगा। फिर एक और विचार उसके दिमाग में आता है। एक चीज है जो उसे याद है, जो गेम स्टोरी का मेन पार्ट नहीं है। ये बस बैकग्राउंड लोर है, लेकिन शायद ये रियलिटी में भी हो सकता है। रिगार्डलेस, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर बैक स्टोरी से सेम प्रिकर्सर इवेंट्स अकर होते हैं तो ये कई तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, जो इसे देखने लायक बनाता है। एक प्लान बनाने के बाद वह कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी करने के लिए रूफटॉप पर जाता है। वह जेन्युइनली हैरान है यह देखकर कि डिलीवरी गाय एक ही रात में वह सारा सामान रूफटॉप तक हॉल करने में कामयाब रहा, उसे सीरीज का रियल गोट बुलाते हुए। लकीली उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सभी बैग्स वहां हैं, जो काम को बहुत आसान बनाता है। फिर वह उन बाकी आइटम्स को रिट्रीव करने के लिए पहली फ्लोर पर जाता है जो उसने ऑर्डर किए थे, जैसे वह पैकेजेस को अंदर ले जाने वाला होता है। मिकी उसे बुलाती है, कहते हुए कि वह खुश है कि वह उसमें भाग गई। वह सोचता है कि क्या वे करीब आ गए हैं, क्योंकि उसने फॉर्मेलिटीज ड्रॉप कर दी हैं, और नोट करता है कि वह उसे हाल ही में काफी अक्सर देख रहा है। वह कहती है कि वह हर रोज टेक बेकी खाने के लिए रुक रही है। वह हंसता है और अपोलोजाइज करता है, बताते हुए कि वह हाल ही में शॉप को रिमॉडल करने में बिजी रहा है। वह कहती है कि वह डेफिनेटली ऐसा दिखता है। जब वह पूछता है कि उसका क्या मतलब है, वह बताती है कि वह हर 3 महीने में हेयर कट के लिए आता था। वह अपने बाल देखता है और रियलाइज करता है कि ये इतने लंबे हो गए हैं कि उसे इसे टाई अप करना पड़ा है। वह पूछती है कि क्या वह अभी हेयर कट चाहता है। वह कहता है कि उसे वैसे भी एक चाहिए था, इसीलिए यह काम कर जाता है, और उसे बताता है कि वह एक को लव करेगा। वे उसकी शॉप पर जाते हैं, जहां वह उसे बिठाती है और पूछती है कि वह आज इसे कैसे कटवाना चाहता है। वह उसे बताता है कि सब शेव कर दे। वह पूछती है क्यों, और वह जवाब देता है कि वह फ्रेश स्टार्ट चाहता है। वह कहती है कि अगर ऐसा है तो वह इसे जितना संभव हो अच्छा लुक बनाएगी, ऐड करते हुए कि उसके कंधे भी ब्रॉडर लगते हैं। वह कहता है कि उसने हाल ही में वर्कआउट करना शुरू किया है और गेस करता है कि यह दिखना शुरू हो रहा है। फिर वह मेंशन करती है कि उसने कुछ सुना है कि स्टेटस विंडो सर्वाइवल लाइफ से कनेक्टेड है। वह कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है। वह ऐड करती है कि अवेकनर्स सपोजिडली वे लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार गेम खेला है। वह पूछता है कि क्या यह सच में सच है और उसने ये कहां से सुना, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, बेल बजती है जब कोई शॉप में एंटर करता है। यह आर्म पर स्नेक टैटू वाला एक आदमी है जिसका नाम INH है। वह पूछती है कि वह इस समय यहां क्यों है, और वह कहता है कि वह और इंटेल शेयर करने आया है। सनहो याद करता है कि उसने इस गाय से रियल लाइफ में पहले लड़ा था, क्योंकि वह एक्सट्रीमली लाउड था, और वह सोचता है कि क्या यह पुश वाई बस्टर्ड सच में उसका सोर्स है। INH उसे बताता है कि कोई इंफॉर्मेशन को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपने सभी वीडियोस डिलीट करके और गायब होकर। वह पूछती है कि क्या वह सीरियस है। सनहो कहता है कि यह फैमिलियर लगता है। INH ऐड करता है कि उसका ग्रुप करंटली फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वह गाय कहां रहता है। वह पॉइंट आउट करती है कि यह इलीगल लगता है, जबकि सनहो सोचता रहता है कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। INH कहता है कि वे पिकी होने की पोजीशन में नहीं है, और उस किमॉप के सन ऑफ ए को पकड़ना और उसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए फोर्स करना पब्लिक गुड के लिए होगा। वह इंसिस्ट करती है कि यह अभी भी बहुत ज्यादा है। सनहो रियलाइज करता है कि बिल्कुल शुरुआत से वे एक्टिवली उसे हंट कर रहे हैं। INH अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि उसे उनकी टीम ज्वाइन करनी होगी। वह उसे बताती है अभी नहीं। सोनो कहता है ये रिडिकुलस है। उसने सब कुछ डिलीट किया क्योंकि वह डिसिल्यूजन्ड था, न कि इसलिए कि वह इंफॉर्मेशन मोनोपोलाइज करना चाहता था। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं था। इंच सिजर्स उसके हाथ से छीन लेता है और उसे कंधे से पकड़ता है, उसे फ्रस्ट्रेटिंग बुलाते हुए और कहते हुए कि यह बिल्कुल गेम खेलने जैसा है। सुनुन हो उसे डिस्गस्टिंग बुलाता है ऐसे एक्ट करने के लिए जैसे वह सब कुछ जानता है। INH वापस स्नैप करता है कि अगर उस बास्टर्ड ने बस अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड की होती तो इसमें से कुछ भी नेसेसरी नहीं होता। सनहो सोचता है कि INH ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे उसने पहले ही उसे कैच कर लिया है। INH उसे फिर से बताता है कि वह ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। सनहो सोचता है कि क्या कम्युनिटी सच में उसके बारे में बैड रूमर्स से फ्लडेड है, और अगर ऐसा है तो शायद उसे ही इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी चाहिए। INH उसे डिसीजन लेने के लिए कहता है। सनहो स्टेप इन करता है कहते हुए कि वह नहीं जानता कि इनर। सनहो सीधे उसके फेस में आता है और उसे बताता है कि वह चला जाए जब तक वह अभी भी पोलाइट हो रहा है, जब तक कि वह लास्ट टाइम की तरह फिर से ह्यूमिलिएटेड होना नहीं चाहता। आइंच फॉल्टर करता है, क्लियरली इंटिमिडेटेड, और कहता है कि ऐसा लगता है कि आज बस उसका दिन नहीं है। वह चला जाता है। मिकी बोसी उसे गुड बाय बोलती है और एक राहत की सांस छोड़ती है जब वह चला जाता है। सुनोनहो सजेस्ट करता है कि वे नंबर्स एक्सचेंज करें जस्ट इन केस, क्योंकि वह गाय बैड न्यूज है। घर वापस वह कंस्ट्रक्शन को एक मोमेंट के लिए असाइड रखता है।
शेविंग के बाद वह अपना कंप्यूटर ऑन करता है और फोरम पर खुद को सर्च करता है। वह पाता है कि लोग डेस्परेटली रियल लाइफ में उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि डेथ थ्रेट्स भेजने तक जा रहे हैं। वह पर्सन जिसने इंपॉर्टेंट इंटेल अर्ली लीक की, वह भी हेट रिसीव कर रहा है, लेकिन वह एक आईडी नोटिस करता है जो उस गाय की तरह दिखती है जो मिकियो से बात कर रहा था। सनहो उसे इंसीन बुलाता है, सोचते हुए कि क्या वह सच में एक वेरीफाइड अकाउंट बनाने की ट्रबल से गुजरा, बस यह स्टफ पोस्ट करने के लिए। पोस्ट्स उसकी तरफ भेजी गई गालियों से भरी हैं और ऐसे क्लेम्स भी हैं कि वह मिकी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। नफरत से भरकर सनहो उसे स्कम बुलाता है और कंप्यूटर बंद कर देता है। वह मेंटली टूटा नहीं है, वह बस लोगों से तंग आ गया है। अजीब बात है, उसके विचार पहले से ज्यादा क्लियर महसूस होते हैं। वह पोर्टल खोलता है और अगले 2 दिन पूरी तरह हाइडआउट पर काम करने में डूब जाता है। वह गुस्सा निकालने के लिए पिकैक्स से पत्थर खोदता है, पानी के साथ मॉर्टर मिक्स करता है और इसे फर्श पर बराबर फैलाता है। एक बार काम खत्म होने के बाद वह मॉर्टर को सूखने देने के लिए बाहर जाता है। जैसे वह चांद को उगते देखता है, एक विचार उसके पास आता है, आंख के बदले आंख, नाइंसाफी के बदले नाइंसाफी। वह कोई हीरो नहीं है और उसे किसी बड़े मिशन की जरूरत नहीं है। आखिर में उसे बस सरवाइव करना है। जिस मोमेंट वह ये डिसीजन लेने के बाद मुड़ता है, वह एक जानी पहचानी आवाज सुनता है। वह वापस मुड़ता है उम्मीद करते हुए कि वह गलत है। एक बोन क्रीपर। वह कोसता है, विश्वास नहीं कर पाता कि यह सन ऑफ ए अभी दिख गया, खास तौर पर जब उसका मूड पहले से ही बिल्कुल खराब है। क्रीचर का जबड़ा तेज और तेज आवाज करना शुरू करता है जब तक एक बड़ा धमाका नहीं होता। ब्लास्ट के बाद सनहो जमीन पर पड़ा है। उसका हाथ हिलता है जब वह अचानक जाग जाता है, कंफ्यूज्ड कि क्या हुआ। फिर उसे याद आता है कि बोन क्रीपर फट गया, लेकिन सवाल रहता है वह कैसे बच गया। तो वह अपने दिमाग में सब कुछ फिर से चलाता है। जब उसने बोन क्रीपर की मौजूदगी कंफर्म की, यह पहले से ही फटने के करीब था। वह मुश्किल से दूरी बनाने में कामयाब रहा और शायद यही एकमात्र वजह है कि वह अभी भी जीवित है। लेकिन वह बिना चोट के नहीं निकला। जब वह अपने आर्म्स और कंधों को देखता है, वह देखता है कि उन पर हड्डी के टुकड़े धंसे हुए हैं। वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि उसका लेवल और पॉइंट्स बढ़ गए हैं। मतलब सिस्टम ने इसे हार के रूप में रिकॉग्नाइज किया, बिल्कुल गेम की तरह। जैसे वह अपने स्टैट्स को घूरता है, उसकी नजर एक मोमेंट के लिए ब्लर हो जाती है और वह बड़बड़ाता है कि यह अच्छा नहीं है। वह तुरंत पोर्टल खोलता है और घर जाता है, तुरंत इलाज शुरू करते हुए। वह हड्डी के टुकड़े निकालता है और ऑइंटमेंट लगाता है। उसके बाद वह जल्दी से खुद को बैंडेजेस में लपेटता है। लेकिन जिस मोमेंट वह खत्म करता है, वह काउच पर गिर जाता है और पूरी तरह पास आउट हो जाता है। वह धूप से जागता है और कराहता है, कहते हुए कि इस रेट पर वह जल्दी मरने वाला है। उसे एहसास होता है कि उसे चेक करना चाहिए था कि फर्स्ट एड एक्चुअली काम कर गई या नहीं सोने से पहले। जब वह अपना स्टेटस विंडो चेक करता है, वह देखता है कि उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं, हालांकि वे अभी भी उसकी यूजुअल बेस लाइन से कम हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि इलाज काम कर गया, जो राहत की बात है। फिर वह सोचता है कि बोन क्रीपर अचानक कहां से आया। जंगल बहुत बड़ा है, तो कुछ का कहीं से भी अपीयर होना इतना अजीब नहीं है। लेकिन वह सोचता है कि इसका मतलब है कि उसे अपना परसेप्शन स्टैट बढ़ाना चाहिए, जो डिटेक्शन एबिलिटीज इंप्रूव करता है। गेम में स्टैट्स बढ़ाने के 2 तरीके थे। पहला था बार बार कुछ एक्शंस करना ताकि एक्सपीरियंस मिले। दूसरा था स्टैट बूस्टिंग आइटम्स हासिल करना। हालांकि गेम बेहद हार्डकोर था। स्टैट्स वाली आइटम्स पाने के लिए तुम्हें अपने से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स या स्पेशल इवेंट्स से जुड़े मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता था। और फिर भी यह प्योर आरएनजी था। जब उसने सेम मॉन्स्टर्स को बार बार फार्म किया, उसे लगभग कभी वह नहीं मिला जो वह चाहता था। उसे याद है कि एक बार हाई टियर मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे वाइल्ड इंस्टिंक्ट नाम की स्किल मिली, लेकिन बेशक यह उसके लिए बिल्कुल सूट नहीं करती थी। रिगार्डलेस, अब जो मैटर करता है वह यह है कि अपनी करंट सिचुएशन में आइटम्स कैसे हासिल करें। ऐसा करने के लिए वह उस बैकग्राउंड स्टोरी पर फिर से नजर डालने का फैसला करता है जो उसे पहले याद आई थी। बैकग्राउंड स्टोरी उन विभिन्न घटनाओं का विवरण देती है जो मीटियर गिरने से पहले हुई। दूसरे शब्दों में, अगर चीजें अच्छी तरह से जाती हैं तो अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही पावरफुल आइटम्स हासिल करने का चांस है। बेशक यह केवल तभी लागू होता है अगर वे घटनाएं एक्चुअली रियलिटी में होती हैं और अगर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स भी अपीयर होते हैं। वह हिस्ट्री चेक करता है और बैकग्राउंड स्टोरी को ध्यान से दोबारा पढ़ता है। इसे अच्छे से देखने के बाद वह सीखता है कि टोटल 3 प्रीकर्सर इवेंट्स होने वाली हैं। आखिरी वाली एक रशियन शिप से जुड़ी है और उससे पहले हॉबगॉब्लिन्स आते हैं।
हॉबगॉब्लिन इवेंट पर बहुत कम जानकारी है, लेकिन बिल्कुल पहली घटना में एक पहाड़ पर ऑर्क्स की लाश मिलना शामिल है। वह टाइमिंग कैलकुलेट करता है। अगर वह समय पर पहुंचना चाहता है, और चूंकि यह 26 की दोपहर को होता है, उसे 25 की सुबह वहां पहुंचना होगा। वह अचानक उठकर बैठता है, कहते हुए कि उसे तुरंत तैयारी करनी है। उसी मोमेंट मिकांग उसे कॉल करती है। वह सोचता है कि वह इस समय क्यों कॉल कर रही है। वे एक कैफे में मिलते हैं जहां वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह पूछता है कि वह क्यों परेशान है। वह कहती है कि यह उसके चेहरे की वजह से है, और यह भी कि वह लंबी स्लीव्स और पैंट्स पहने हुए है। वह जवाब देता है कि उसे बस गर्मी से ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन मानता है कि यह डरावना है कि वह कितनी शार्प है, मजाक करते हुए कि एक औरत का इंट्यूशन टेरिफाइंग है। वह पूछती है कि क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका हेयरकट बीच में रुक गया था। वह कहता है कि ऐसा नहीं है। वह राहत की सांस लेती है और मानती है कि वह काफी डरी हुई थी। सुनोंगो हंसता है और कहता है कि यह सच है कि वह उस बास्टर्ड से नफरत करता है। पिछली सर्दी में उस गाय ने अपनी ट्रक को इलीगली मॉडिफाई करने के बाद ट्रबल पैदा की और बूढ़े लोगों के साथ झगड़ा किया जो वीक दिखते थे। वह उसे कंप्लीट बुलाता है। वह हैरान है और कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह उस तरह का इंसान है। सोन्यो बताता है कि वह नहीं जानेगी क्योंकि यह हमेशा सुबह सुबह होता था। फिर वह उससे पॉइंट पर आने के लिए कहता है, उसने उसे क्यों कॉल किया। वह कहती है कि अगर ठीक है तो उसे एक मोमेंट के लिए उसके ईयर की जरूरत है। झुकते हुए वह फुसफुसाती है कि वह एक अवेकेंड है। वह सोचता है कि वह उसे यह क्यों बता रही है और साथ खेलने का फैसला करता है, कहते हुए कि उसे जेलस है क्योंकि वह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। वह अपोलोजाइज करती है, कहते हुए कि उसे झूठ बोलने के बारे में बुरा लगा। वह उसे बताता है कि यह ठीक है कि उसने कभी उसे गलत नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि वह किस तरह की इंसान है। वह कहता है कि वह खुश है कि वह लगातार इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और उससे बात कर रही है। उसकी वजह से वह थोड़ा बेहतर महसूस करता है, भले ही यह एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वह मानता है कि वह रिमॉडलिंग की वजह से एज पर रहा है, लेकिन वह खुश है कि वह उससे बात करने आया। उसने कहा, वह उसे बताता है कि वह अभी सर्वाइवल लाइफ पढ़ने पर फोकस करने वाला है। वह कहता है कि वह उसे अगली बार मिलेगा। वह सोचता है कि डिसेंट कैरेक्टर वाले लोगों से मिलना अच्छा है और उससे बात करना जेन्युइनली उसे बेहतर महसूस कराता है। उसके बाद वह ऑनलाइन जाता है और जंगल को स्काउट करने के लिए एक ड्रोन खरीदता है, साथ ही ट्रिप के लिए एक कार रेंट करता है। वह लेट जाता है, कहते हुए कि वह पीक कंडीशन में रहने के लिए कुछ ठीक से सोना चाहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह ऑर्क को शिकार करने के लिए मटेरियल्स तैयार करना शुरू करता है। इग्निशन स्टोन को क्रश करने के लिए बेहद सावधानी चाहिए। अगर गलत तरीके से मारा जाए तो चिंगारियां फट पड़ेंगी। फिर लूमिनस स्टोन है जो तेज रोशनी छोड़ता है। वेल्डिंग मास्क के थ्रू भी यह उसकी आंखों को चुभता है, लेकिन यह भरोसेमंद है, इसलिए वह सहन करता है। ऑर्क को पकड़ने के लिए बेसिक सेटअप कंप्लीट करने के बाद वह शुगर, गैसोलीन और विभिन्न ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हार्डनिंग एजेंट के साथ मिक्स करता है, उन्हें पाउडर्ड इग्निशन स्टोन और रेजिन के साथ मिलाते हुए। वह फिनिश्ड प्रोडक्ट को अपनी शेल्टर के अंदर एक डेस्क पर छोड़ देता है, फिर रियलिटी में वापस आता है। वह रेंटल कार स्टोरेज चेक करता है और कमेंट करता है कि कार रेंट करना एक शानदार आइडिया था। जब वह अपना सारा इक्विपमेंट इसमें लोड करता है, ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए वह कहता है कि ऑर्क को हंट करने का समय आ गया है। मिडनाइट से पहले वह आखिरकार कैंप ग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंचता है। वह बाकी समय इमेज ट्रेनिंग करने और अपना गियर चेक करने में बिताता है। एक बार अगला दिन शुरू होता है तो फुल स्केल सर्च का समय है। 2 घंटे पहाड़ चढ़ने और एरिया को स्काउट करने के बाद बारिश तेज होने लगती है। उस पर भी घनी धुंध आ जाती है जो विजिबिलिटी को गंभीर रूप से सीमित कर देती है। वह सोचता है कि ऑक्स कहां अपीयर होने वाले हैं। वह कैंप ग्राउंड के आसपास चेक करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एक्सपेक्टेड के अनुसार प्रीकर्सर घटना बस नहीं हो रही है। फिर वह इसे सुनता है, एक ऑर्क चीख रहा है। वह मुड़ता है, एहसास करते हुए कि घटना एक्चुअली शुरू हो गई है। गेम में ऑर्क्स के विपरीत यह एक रेड ऑर्क है, मतलब यह एक स्किल ड्रॉप करेगा। वह खुद को बताता है कि शांत रहे जब वह एक फ्लेयर जलाता है। अगर वह अपनी योजना पर टिका रहता है, वह जानता है कि वह इसे नीचे ले जा सकता है। जो स्ट्रैटेजी उसने बनाई वह सिंपल है। पहले वह ऑर्क की एग्रेशन का यूज करके उसका ध्यान खींचता है। जब ऑर्क फ्लेयर पर फिक्सेट हो जाता है और उस पर अटैक करता है, वह उस मोमेंट को लेगा जब उसकी मूवमेंट रुकती है रश करने के लिए।
वह अपना पोर्टल खोलता है और इसके नीचे स्लाइड करता है, अपने कोट के नीचे पहुंचते हुए। जैसे उसका सिर पोर्टल में पास करता है, वह एक होममेड फ्लैशबैंग निकालता है और इसे ब्लास्ट करता है, ऑर्क को पूरी तरह ब्लाइंड करते हुए, जबकि वह सेफली पोर्टल के अंदर रहता है। वह अनुमान लगाता है कि ऑर्क्स की नजर को रिकवर होने में लगभग 20 सेकंड्स लगेंगे। उस पॉइंट से यह समय के खिलाफ एक रेस है। वह पोर्टल वर्ल्ड के अंदर एक और आइटम की फ्यूज जलाता है। उसका पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्क की साइड को स्टैब करना है, जबकि यह कंफ्यूज्ड है उसकी मूवमेंट को सीमित करते हुए। वह एग्जैक्टली ऐसा करता है। ऑर्क चीखता है और उसकी तरफ वाइल्डली स्विंग करता है। वह अटैक के नीचे डक करता है और अपना ब्लेड उसके अकीलीज टेंडन में ड्राइव करता है। ऑर्क दर्द की एक हाउल निकालता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। एक बार ऑर्क आई लेवल पर है तो अंतिम स्टेप का समय है। वह पोर्टल में पहुंचता है और फ्यूज को बाहर निकालता है जो उसने पहले जलाई थी, कहते हुए कि उसे इसे सीधे इसके मुंह में धकेलना है। जैसे वह ऐसा करता है, एक बड़ा धमाका होता है और वह पीछे की तरफ उड़ा दिया जाता है। वह कहता है कि एक ऑर्क को भी इससे नहीं बचना चाहिए था, लेकिन यह फिर भी उससे टकराता है, उसे जमीन पर रोल करते हुए भेजते हुए। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने एक इडियट की तरह अपनी गार्ड डाउन होने दी। वह ऊपर देखता है और ऑर्क्स को आग में घिरा देखता है, लेकिन उसकी नजर ब्लर होना शुरू हो जाती है। वह सोचता है कि क्या इस तरह वह मरने वाला है। फिर वह लेवल अप की आवाज सुनता है। उसका लेवल 3 से जंप करता है। उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं और विल टू सर्वाइव नाम की स्किल हासिल होती है। वह बड़बड़ाता है कि वह सच में इस तरह की चीजों के लिए नहीं बना है। फिर चारों ओर देखता है, सोचते हुए कि ड्रॉप्स कहां हैं। वह कुछ देखता है और इसे इक्विप करता है। यह एक घड़ी निकलती है जो +2 परसेप्शन देती है। वह कहता है कि बारिश की वजह से इसे ढूंढना मुश्किल था, जो बुरा है। घड़ी थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन परसेप्शन बोनस शानदार है। अब हालांकि वह नहीं जानता कि ओआरसी की बॉडी के बारे में क्या करना है। घटना डेफिनेटली एम्बार्गो के तहत है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को रिलीज करना सही बात लगती है। फिर भी वह निराशावादी है। अगर जो मिकयांग ने पहले कहा सच है, तो कम से कम कई हजार लोग पहले ही अवेकन हो चुके हैं, और अगर उनमें से केवल एक छोटा हिस्सा INH जैसे लोग हैं, तो वह पर्सनल गेन के लिए सिस्टम्स और लॉज को कोलैप्स करने और राइट्स ट्रिगर करने के लिए काफिने से ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वह ऑर्क को यहां छोड़ देता है, तो यह बोन क्रीपर में बदल जाएगा और कल ही लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। वह रुकता है, सोचते हुए कि उसने कभी क्यों नहीं सोचा कि वह खुद ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। यहां तक कि एक अवेकेंड के रूप में भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर स्पोर्स से इन्फेक्टेड हो जाए तो वह नहीं बदलेगा। वह स्ट्रगल करता है कि सही चॉइस क्या है और वहीं फैसला नहीं ले पाता। लेकिन एक बात तय है, यहां तक कि उन कुछ लोगों के लिए भी जो सरवाइव करेंगे, दुनिया को एक ऑर्गेनाइज्ड एंड तक पहुंचना होगा। वह एक गड्ढा खोदना शुरू करता है, सोचते हुए कि इसे कितना गहरा होना चाहिए। वह यह भी नोट करता है कि अगर उसका शरीर बेहतर हालत में होता तो यह इतना मुश्किल नहीं होता। थकान की वजह से विल टू सर्वाइव एक्टिवेट हो जाता है। उसका कॉम्बैट विल, स्टैमिना रिजेनरेशन, हेल्थ रिजेनरेशन और परसेप्शन सभी ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। वह कहता है कि उसे बस इसे जल्दी खत्म करना है, इसीलिए उसके पास जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से मूव करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। पहली नजर में स्किल इनक्रेडिबली ओवरपावर्ड लगती है, लेकिन एक बार इफेक्ट खत्म होने के बाद वह तुरंत पोर्टल में एंटर करता है। वह अपनी कार की तरफ भागता है और भाग जाता है, कहते हुए कि उसके शरीर को ठीक से मूव करने से पहले समय चाहिए होगा। जब वह आखिरकार घर पहुंचता है, वह आसमान की तरफ देखता है और उम्मीद करता है कि सब कुछ ठीक हो गया। प्लान के अनुसार उसे पहले ही डिफेंसिव लाइन बनानी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम ORC के अवशेष मिटा दिए गए हैं। अब तक आज कुछ और शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। वह सोचता है कि क्या उसे कम्युनिटी चेक करनी चाहिए और उन आइटम्स पर एक नजर डालनी चाहिए जो उसे पहले मिली थीं। वह एक बॉक्स खोलता है और वेपन्स एंड टूल्स की एक बड़ी वैरायटी पाता है, एक्साइटेड होते हुए। बेशक रियलिटी में वह उन्हें अभी केवल इम्प्रोवाइज्ड इंडियन वॉर क्लब जैसी चीज के रूप में यूज कर सकता है, लेकिन चूंकि वे यूजेबल हैं, यह बुरा नहीं है। हालांकि वह नोटिस करता है कि कुछ आइटम्स गायब हैं और सोचता है कि क्या हुआ। बॉक्स में और खोदते हुए उसे एक नोट मिलती है जो बताती है कि वे कस्टम्स से नहीं गुजर सके। दरवाजे पर नॉक होता है। वह मान लेता है कि यह एक और डिलीवरी है और उन्हें बताता है कि बस इसे वहीं छोड़ दें। नॉकिंग जारी रहती है और वह सोचता है कि वे अभी भी क्यों नॉक कर रहे हैं। वह पूछता है कि क्या उन्होंने उसे नहीं सुना और दरवाजा खोलता है केवल मिकी को वहां खड़ा पाने के लिए। वह अपोलोजाइज करती है और कहती है कि उन्हें
आखिरी बार मिले काफी समय हो गया है और वह आज उससे बात करना चाहती थी। अगर उसके लिए ठीक है तो वह कुछ खाना भी लाई है ताकि वे साथ खा सकें। थोड़ी देर बाद वह बैठने वाली है और वह कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह एक्चुअली उसके घर में है। हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है। वह सोचता है कि क्या यह उनके करीब आने के रूप में काउंट हो सकता है। वह उसे बताती है कि जल्दी करे और खाए और वह जवाब देता है, बेशक, पूछने से पहले कि वह क्या बात करना चाहती थी। वह कहती है कि चूंकि उसने मेंशन किया था कि वह पिछली बार गेम पढ़ रहा था, उसने सोचा कि वे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वह अपने आप से सोचता है कि अपोकलिप्स बिल्कुल करीब है, इसीलिए यह अजीब है कि उसने इसे करीब आने के रूप में भी सोचा। लेकिन फिर भी उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना सही बात है। एक अपोकलिप्स में तुम्हें अच्छे लोगों की जरूरत होती है। खाना खत्म करने के बाद वह कहती है कि वह जल्दी से कचरा बाहर निकाल देगी और वह कहता है कि वह कुछ चीजें तैयार कर लेगा। जब वह गई है, वह अपना लैपटॉप लाता है और अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट करता है। कम्युनिटी के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करने से बेहतर कोई तरीका नहीं है, जबकि यह फैक्ट छिपाते हुए कि वह एक अवेकेंड है। वह डिजीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करता है। वह उसे बताता है कि 6 या ज्यादा के ग्रुप्स में मूव करना ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स द्वारा डिटेक्ट किए जाने के चांस को बढ़ाता है और परसेप्शन स्टैट सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। वह पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि परसेप्शन दूसरों की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है। वह कहता है कि यह सही है। आखिरकार यह एक सर्वाइवल गेम है। फिर वह उसे बताता है कि वह उसे दिखाएगा कि उसने आगे क्या पाया। वो मेंशन करती है कि बिल्कुल जैसे उसने कहा था, ऐसा लगता है कि अनेक कहता है कि ना सही था और किम बहुत हेट रिसीव कर रहा है। वह कहता है कि वह भी देख सकता है। वह पूछती है कि उसे क्या लगता है कि किम्प इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर रहा। सोनो कहता है कि उसे यकीन नहीं है क्योंकि उसने कभी गेम नहीं खेला है और पूछता है कि वह क्या सोचती है। वह जवाब देती है कि वह ऑनेस्टली इसे समझती है। हर किसी के अपने रीजंस और हालात होते हैं जो उनके लिए सेंस बनाते हैं। वह फिर से इनेज को लाती है और कहती है कि उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया। सनहो पूछता है क्यों। वह उसे अपना फोन देती है और वह उन्हें उसका अपहरण करने पर डिस्कस करते हुए एक रिकॉर्डिंग सुनता है। सुनुनहो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जब एक रियल तबाही हिट करेगी और कानून का रूल कोलैप्स हो जाएगा, बहुत से लोग अपना असली नेचर रिवील करेंगे, जिसका मतलब है कि वह किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वह पूछती है कि उसके बारे में क्या, फिर कहती है कि वह उसके साथ एक पार्टी बनाना चाहती है। वह स्पीचलेस रह जाता है और मानता है कि वह आसानी से जवाब नहीं दे सकता। उसके गोल्स में से एक ट्यूटोरियल खत्म होने से पहले लेवल 10 तक पहुंचना और शॉप अनलॉक करना है। और यहीं पर प्रॉब्लम है। गेम सिस्टम मॉन्स्टर टीयर्स को लेवल के आधार पर स्केल करता है। मतलब कि अगर वह उसके साथ ट्रैवल करती तो वह लगभग जरूर एक मीनिंगलेस डेथ मरेगी। वह उसे बताता है कि वह ऑफर की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि वह ज़ॉम्बी में बदल सकता है। वह जवाब देती है कि उसे लगता है कि फिर भी ठीक रहेगा। यह प्रूव करने के लिए वह घर के अक्रॉस टेलीपोर्ट करती है। वह बताती है कि उसका ट्रेट ब्लिंक कहलाता है और वह डॉज कर लेगी इससे पहले कि वह कभी उसे बाइट करने की कोशिश करे। वह उसे बताता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो उसे दूसरे लोगों को दिखाना चाहिए। वह कहती है कि उसने उसे दिखाया क्योंकि यह वह है, और ट्रस्ट के साइन के रूप में भी। भले ही वे पार्टी नहीं बन सकते, वह चाहती है कि वे कम से कम तब तक कोऑपरेट करें जब तक वे दोनों ज़ॉम्बीज में बदले बिना सरवाइव करते हैं। दूसरी दुनिया में वापस सुनुन्नो कहता है कि फेंस बनाना मुश्किल नहीं था। पहले वह सपोर्ट पोस्ट्स को जमीन में ड्राइव करता है, फिर वह बार्ब्ड वायर को उनके चारों ओर 1 या 2 बार रैप करता है और इसे मजबूती से सिक्योर करता है। उसके बाद वह कई जगहों पर इंफ्रारेड सेंसर्स इंस्टॉल करता है। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद वह कहता है कि यह काफी कूल दिखता है और हैंडवर्क स्किल में कम से कम 1 से ज्यादा पॉइंट डिजर्व करता है। अब जब मोर्टार का काम खत्म हो गया है और डिफेंसिव लाइन कंप्लीट है, तो पैकेजेस को अंदर ले जाने का समय है। वह सब कुछ मूव करना खत्म करता है और कहता है कि एक बार जब वह सैंडविच पैनल्स का यूज करके इंटीरियर को डिवाइड कर लेता है तो इंटरनल सेटअप लगभग कंप्लीट हो जाएगा। वह अचानक एक बुरी छींक देता है। अपनी नाक ब्लो करो, और टिप्पणी करता है कि एक्सपेक्टेड के अनुसार यह दुनिया ठंडी है, लेट ऑन टर्म जैसा महसूस होता है। चूंकि उसे जल्द ही यहां सोना होगा, उसे इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। जब वह इस पर है तो डोर के पास ब्लैकआउट कर्टन्स यूज करने के बजाय उसे एक ठीक से दरवाजा बनाना चाहिए। वह खुद पर हंसता है, कहते हुए कि ऐसा लगता है कि उसकी टू डू लिस्ट बढ़ती जा रही है।
वह कस्टम काम रिक्वेस्ट करने और विभिन्न आइटम्स खरीदने के लिए पास की कारपेंट्री वर्कशॉप पर रुका। वापस आते समय वह अपनी प्री डिजीज चेकलिस्ट के हिस्से के रूप में 5 घंटे चला, उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए जिन्हें उसे बाद में लूट करना होगा। उसने मेंटली एक लिस्ट बनाई, कहते हुए कि हार्डवेयर स्टोर के बाद वह फार्मेसी जाएगा और फिर मोटरसाइकिल शॉप। किसी ने अचानक उसे पुकारा और सुनहो ने आवाज को पहचाना जो आदमी को हुंजुन बुला रहा था। वह एक जिम ओनर इकमोजिकॉन्ड है और जो डिवोर्स्ड है एक छोटी बेटी के साथ, और उसका निकनेम प्रोटीन मास्टर है। सुनहो पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, कहते हुए कि हंजुन बहुत बुरा दिखता है। हंजुन जवाब देता है कि उसके पास बहुत कुछ चल रहा है। फिर सनहो से पूछता है कि क्या उसने फिर से वर्कआउट करना शुरू किया। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि सनहो ने पहले जो मसल मेमोरी बनाई थी वह वापस आ रही है। सनहो कहता है कि वह हाल ही में अपने शरीर का बहुत यूज कर रहा है रिमॉडलिंग की वजह से, और पूछता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। हंजुन कहता है कि उसे लगता है कि दुनिया एक्चुअली खत्म हो रही है। सुनहो पूछता है कि क्या उसने भी यह सुना, और हंजुन हाँ कहता है, बताते हुए कि उसके जिम मेंबर्स में से एक ने उसे स्टेटस विंडोज और ज़ॉम्बीज के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह इस पर विश्वास करता है। सनहो कहता है कि उसे यकीन नहीं है। हंजुन कहता है कि उसने पहले भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर उस गाय ने उसे ध्यान से देखने के लिए कहा और लेविटेट करना शुरू कर दिया। सुनुंगो पूछता है कि क्या यह सच में रियल है, और हंजुन कहता है कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा। वह 100% एक सुपर पावर था। सुनुन्हो कहता है कि वह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, और हानजुन कहता है कि वह भी नहीं हुआ है। हानजुन फिर कहता है कि उस गाय ने उसे बताया कि वह हिट करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जा रहा है। सुनुंगो पूछता है कि उसकी सोच की ट्रेन इस पर कैसे पहुंची। हंजुन कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उस गाय की पहले से ही एक मीटिंग स्केड्यूल्ड है। सनहो उसके बगल में बैठ जाता है और पूछता है कि क्या अवेकेंड लोग जल्द ही जनरल पब्लिक को नोन होंगे। हन जुन कहता है कि कुछ और भी क्रेजी है। सनहो पूछता है क्या। हंजुन जवाब देता है वह गोलीबारी। सुनहो पूछता है कि गोलीबारी से उसका क्या मतलब है। हंजुन पूछता है कि क्या सुनहो ने सच में उस सुबह न्यूज नहीं देखी। सुनहो कहता है कि वह बिजी था। हानजुन कहता है कि यह सेंस बनाता है और उसे बोर्ड चेक करने के लिए कहता है। पता चलता है कि किसी ने गोलीबारी देखने की रिपोर्ट की, लेकिन बाद में मीडिया पूरी तरह कंट्रोल किया गया और इससे रिलेटेड सब कुछ डिलीट कर दिया गया। सनहो कहता है कि यह इंसेंस है। हंजुन कहता है कि उसने पर्सनली रियल टाइम में न्यूज को डिलीट होते देखा। सनहो पूछता है कि फॉलोअप रिपोर्टिंग कहां है। हंजुन कहता है कि न्यूज ने क्लेम किया कि यह एक डिजर्टर की वजह से शूटिंग इंसिडेंट था, लेकिन कौन जानता है, यह कुछ ऐसा नहीं है जो नॉर्मली ब्रेकिंग न्यूज वारंट करेगा। फिर भी पूरा एरिया मिलिट्री और पुलिस द्वारा सील्ड है, मतलब कुछ छिपाया जा रहा है। सनहो अचानक उठ खड़ा होता है, कहते हुए कि उसे अब भी कुछ याद आया जो उसे करना है और वह अगली बार विजिट करेगा। हंजुन उसे बताता है कि अगर वह बाकी सुनना चाहता है तो उसे अगली बार प्रोटीन पाउडर लाना चाहिए। घर लौटने के बाद सनहो अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने में लंबा समय बिताता है। गोलीबारी ORC इंसिडेंट खत्म होने के अगले दिन हुई, और परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मीडिया रिस्पॉन्स का मतलब है कि गवर्नमेंट पहले से ही जानती थी, लेकिन कैसे। हार्डली कोई पहली घटना की एग्जैक्ट टाइमिंग जानता होगा। उसने ऑर्क को दूसरी डिमेंशन में दफनाया क्योंकि वह एक कंट्रोल्ड अपोकलिप्स चाहता था। फिर भी अब एक गोलीबारी अचानक हो गई। यह एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर किसी ने गवर्नमेंट के साथ जल्दी इंफॉर्मेशन शेयर की और पहली घटना से शुरू करके एक्ट करने की योजना बनाई। और क्या होगा अगर वह व्यक्ति उसके विपरीत ऑफेंसिव ट्रेट नहीं रखता था और इसीलिए फ्रंट लाइन पर नहीं गया। वह श्योर नहीं हो सकता कि यह कौन है, लेकिन जो वह निश्चित रूप से जानता है वह यह है कि कोई गवर्नमेंट के पीछे चीजों को कंट्रोल कर रहा है। सनहो इसे गेम के क्रिएटर और 3 वेटरन प्लेयर्स तक सीमित करता है। उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह क्रिएटर को रूल आउट करता है, हालांकि वह नहीं जानता कि वे इसे कैसे कर सकते थे। फिर भी यह फैक्ट कि गेम रियलिटी बन रहा है, इसका मतलब है कि जिन्होंने दुनिया और सिस्टम बनाए वे सबसे लाइकली विलन्स हैं। इसके अलावा अगर क्रिएटर को गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो वे कभी उसे और से किल करने की अलाउ नहीं देते। अभी के लिए 3 वेटरन्स जिनके साथ उसने खेला वे सबसे लाइकली सस्पेक्ट्स हैं। वह सोचता है कि क्या यह सर्वाइवर नंबर 1 है। अगर उसका थ्योरी सही है तो उसे खुद गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि लोग गेम्स में रियल लाइफ से अलग एक्ट करते हैं, इसीलिए
वह नहीं जानता कि रियल सर्वाइवर एक वही व्यक्ति होगा जिसे वह जानता था, लेकिन वह अपने दोस्तों को मिस करता है। वह अभी के लिए उन पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है, और ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना वैसे भी कैटास्ट्रफी को रोकेगा। 2 दिन बाद उसके पास अब असली बंकर डोर्स इंस्टॉल हैं और खाने का एक बड़ा स्टॉकपाइल तैयार है। उसने एक फूड स्टोरेज एरिया और एक आर्मरी बनाया है और अब जनरेटर का वेट कर रहा है। फेज 2 के लिए वह स्टील लॉजिस्टिक्स ट्रेज इंस्टॉल करने और हैमर ड्रिल के साथ दीवार में ड्रिल करने की योजना बना रहा है। हालांकि उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं कम स्पेस है। बेसमेंट वाटरप्रूफिंग खत्म हो गई है क्योंकि उसने इस पर धीरे धीरे काम किया, लेकिन जब तक यह पूरी तरह क्योर नहीं हो जाती वह वहां कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता। उसे फेज 2 कंस्ट्रक्शन के दौरान बाकी चीजें फिगर आउट करनी होंगी। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट करना बाकी है। वह ड्रोन लॉन्च करता है और कहता है कि वह जानता था कि एरिया बड़ा है, लेकिन यह बेसिकली अमेजॉन लेवल स्केल है। ड्रोन्स ओवरपावर्ड हैं। एक्सप्लोर करते समय एम्बुश होने का कोई रिस्क नहीं है। रियल टाइम मैपिंग आसान है और यह ऑनेस्टली गोट है। एक मोमेंट के लिए इसकी तारीफ करने के बाद वह शेल्टर को सेंटर पॉइंट के रूप में सेट करता है और फुल स्केल टेरेन एक्सप्लोरेशन शुरू करता है। वह सीखता है कि नॉर्थ वेस्ट में हमेशा बर्फ वाले मैदान हैं और साउथ में एक समुद्र है। समुद्र में कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं और बहुत सारी प्रे है, इसीलिए उसे वहां जाना चाहिए और फिश ट्रैप सेटअप करने चाहिए। टेरेन स्काउटिंग खत्म करने के बाद वह शेल्टर के आसपास के इकोसिस्टम्स को स्टडी करने के लिए वैली को देखता है। थैंकफुली और कोई आउल बेयर्स नहीं है। वह उस जगह को देखता है जहां उसका ओरिजिनली आउल बेयर से सामना हुआ था, लेकिन लाश गायब है। वह सोचता है कि क्या आउल बेयर ने इसे खा लिया, क्योंकि जो बोन क्रीपर उसने देखा वह गॉब्लिन नहीं था। फुटप्रिंट्स के आधार पर कंक्लूजन निकालना बहुत जल्दी है। उनमें से कुछ गॉब्लिन ट्रैक्स हैं जो सिचुएशन को सस्पिशियस बनाता है। वैली और शेल्टर के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, जिसका मतलब हो सकता है कि शेल्टर उसकी सोच से ज्यादा खतरनाक है। ये कंक्लूड करते हुए कि गॉब्लिन्स पास में हैं, वह रिटर्न टू होम बटन दबाता है, क्योंकि वह अपना गोल्डन ट्रेजर खोने का रिस्क नहीं ले सकता। रिटर्न फ्लाइट के बाद वह मैप फैलाता है और मार्क करता है कि जानवर कहाँ हैं। वह कहता है कि यह उसके बेस के आसपास के एरिया का एक रफ मैप है। अब उसे हर एरिया को खुद चेक करना होगा, क्योंकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पाने का यही एकमात्र तरीका है। स्वॉम्प से शुरू करते हुए वह देखने की योजना बनाता है कि क्या फार्मिंग पॉसिबल है। उसका फोन अचानक रिंग करना शुरू करता है और वह इसे बाहर के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के रूप में पहचानता है। वह कहता है, शैतान की बात करो। गॉब्लिन ट्रैक्स के एक क्लस्टर को देखते हुए वह कहता है कि उनमें कोई मैनर्स नहीं है। यह एक पूरा ग्रुप नहीं लगता। प्रॉबेबली शिकार पर निकले 6 से 8। वे पैदल सीधे उसके पास आए। वह सोचता है कि क्या उसका बढ़ा हुआ परसेप्शन स्टैट वजह है, क्योंकि हर आवाज यूजुअल से ज्यादा तेज महसूस होती है, और वह छिपते हुए उन्हें डिटेक्ट करने में कामयाब रहा। वे खाने के लिए लड़ रहे लगते हैं और उनमें एक लीडर है। सुनहो कहता है कि यह परफेक्ट एम्बुश एंगल है। वह अपना बो ड्रॉ करता है और अपना पहला शॉट फायर करता है, लीडर को सीधे माथे में हिट करते हुए और इसे तुरंत मार देते हुए। बाकी गॉब्लिन्स पैनिक में आ जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं। कंफ्यूजन के बीच सुनहो फिर से फायर करने का मौका लेता है, एक और को मारते हुए। बाकी मुड़ते हैं और उस डायरेक्शन की तरफ चार्ज करते हैं जहां से एरो आया था। जैसे वे बुशेस के करीब पहुंचते हैं, वह अपना फायर एक्स तैयार करता है और स्विंग करता है, उनमें से एक का गला काटते हुए और इसे मारते हुए। एक्स को इसकी गर्दन में फंसा छोड़ते हुए वह अपना ब्लेड ड्रॉ करता है और जल्दी से एक और को खत्म कर देता है। फिर वह एक मचेटे निकालता है और देखते हुए कि 4 बचे हैं, वह उनसे पूछता है कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। वे पॉइजन डार्ट्स फायर करते हैं, लेकिन डार्ट्स उसके आर्मर से बाउंस हो जाते हैं। वह कमेंट करता है कि वे रूड हो रहे हैं जब कोई बात कर रहा है। उनमें से 3 उस पर रश करते हैं, लेकिन अटैक नहीं करते। इसके बजाय वे उसे घेर लेते हैं। उसे एहसास होता है कि मीली उनका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉइजन काम नहीं किया और यह उसके लिए परफेक्ट है। वह अपनी जेब में पहुंचता है और कुछ जमीन पर फेंकता है। एक ब्लाइंडिंग रोशनी फ्लैश करती है, जिससे वे सभी अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, खांसते और थूकते हुए। वह कहता है कि स्टेटस इफेक्ट ठीक से लैंड हो गया, अब इसे खत्म करने का समय है। एक इंस्टेंट में वह लाइटनिंग स्पीड के साथ उन 4 के सिर काट देता है। वह लेवल 4 तक लेवल अप करता है और 16 पॉइंट्स हासिल करता है। वह कहता है कि उसने इसे केवल इसलिए अटेम्प्ट किया क्योंकि वे कंफ्यूजन से कमजोर हो गए थे, लेकिन वह अभी भी हैरान है कि यह काम कर गया। थोड़ी देर बाद सुनुनहो कमेंट करता है कि यह थका देने वाला है, लेकिन उसे यह मजेदार लगता है कि उसकी विल टू सर्वाइव स्किल कॉम्बैट के दौरान एक्टिवेट नहीं हुई, बल्कि जब वह खोद रहा था, वह नोट करता है कि स्किल एक्चुअली कितनी अब्सर्डली एफिशिएंट है।
फिर भी एक्टिवेशन वेस्ट नहीं हुआ। ऑर्क के विपरीत उसकी हेल्थ केवल थोड़ी गिरी और वह कंफर्म करने में कामयाब रहा कि रिकॉइल गंभीर नहीं है। वह सभी लाशों को दफनाना खत्म करता है और कहता है कि उसे अपना लूट चेक करना चाहिए और अपनी हेल्थ रिस्टोर करने के लिए कुछ फल ढूंढने चाहिए। वह नोट करता है कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इससे पहले कि इसे पाउडर में पीसा गया। वेजिटेबल ऑयल की मात्रा को देखते हुए पास में कोई लोकेशन हो सकती है जहां इसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। वह बॉस के पाउच को चेक करने का फैसला करता है और वह जो पाता है उससे हैरान रह जाता है। एक मेंढक। वह सोचता है कि यह एक मरे हुए के बजाय एक जीवित को क्यों कैरी कर रहा होगा। वह इसे सूंघता है और कहता है कि वह इससे निकलने वाली हरे लिक्विड की स्मेल से बता सकता है कि यह पैरालिसिस पॉइजन है जो गॉब्लिन यूज करते हैं। वह कहता है कि उसे इसे एब्सोल्युटली रेज करना है। सबसे बढ़कर यह क्यूट है और पैरालिसिस पॉइजन निकालने में सक्षम होने का मतलब है कि उसे अपनी पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के चांसेस मिलेंगे, जबकि हंटिंग को भी आसान बनाया जा सकेगा। वह इसका नाम जाडोक रखता है और इसे बताता है कि वह इसे बहुत सारा खाना देगा। एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है जो बताती है कि उसने मेंढक का नाम रखा है। इसकी स्लीपिंग स्टेट की वजह से वह फोर्सिबली इसके साथ एम्पैथाइज करने में कामयाब रहा है और अब यह उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। वह कहता है कि यह इनसेन है क्योंकि उसे याद नहीं है कि गेम में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था। वह सजेस्ट करता है कि यह एक हिडन गिमिक हो सकता है जो ऐड किया गया, क्योंकि अब ये रियलिटी है, जैसे उसका पोर्टल गेट। शायद उस वीक के दौरान एक अपडेट हुआ जब वह लॉग्ड इन नहीं था, लेकिन यह सेंस नहीं बनाता क्योंकि सर्वर्स शट डाउन करने से ठीक पहले गेम को कौन अपडेट करेगा। वह खुद को बताता है कि अभी इसके बारे में सोचना बंद करे और एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करे। वह गेट के थ्रू आगे पीछे मूव करता है, रीऑर्गेनाइज करते हुए, जब तक वह आखिरकार सराउंडिंग्स एक्सप्लोर करने के लिए बाहर नहीं निकल जाता। वह एक स्प्रिंग डिस्कवर करता है जिसे ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर सका और कहता है कि यह सच में खूबसूरत है। वह एक लेडल से कुछ पानी स्कूप करता है, कहते हुए कि वह परेशान था, लेकिन यह नॉर्मल पानी निकला। पीने का पानी पास में ढूंढने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब उसे स्वैम्प पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। दूसरी आइटम्स भी हैं, वेजिटेबल ऑयल और फल जो उसे पहले मिला था। वह सारे फल इकट्ठा करता है और वेजिटेबल ऑयल की अप्रोप्रिएट मात्रा हार्वेस्ट करता है, लेकिन जानबूझकर एक अच्छा हिस्सा पीछे छोड़ देता है। वह हर जगह मार्कर्स लगाता है ताकि वह इस लोकेशन का रास्ता न भूले, फिर वापस जाता है। अगले दिन हम उसे जाडक को चीयर करते सुनते हैं, इसे बताते हुए कि अपना मुंह खोले जैसे वह इसे खिलाता है। जाडोक खुशी से खाता है और सनहो कहता है कि उसने अभी के लिए इसे दूसरी फ्लोर पर रेज करने का फैसला किया है। टोड्स 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के माहौल में बेस्ट रहते हैं और अगर वह इसे बिना प्रॉपर हीटिंग के हाइडआउट में छोड़ देता तो ये शायद मर जाता। जाडोक एक कप में कुछ पॉइजन थूकता है और सोनहो इसे क्यूट बुलाता है। वह कहता है कि जाडोक की देखभाल करने के अलावा उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें करने को हैं। उनमें से जिस टास्क में सबसे ज्यादा समय लगा वह ऑइंटमेंट बनाना था। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, उसने बहुत ज्यादा बनाया। वह इसे मिकी को नहीं दे सकता जो अवेकेंड नहीं है और वह नहीं जानता कि इसके साथ क्या करना है। इसके बारे में सोचने के बाद वह फैसला करता है कि वह हानजुन को कुछ दे सकता है। हम हानजुन को प्रोटीन शेक चुकते देखते हैं, कहते हुए कि एक्सपेक्टेड के अनुसार जो सुनुंगहो बनाता है वे बेस्ट हैं। सुनहो हंसता है और कहता है कि वह जानता है कि वह थोड़ा लेट है। हानजुन उसे बताता है कि यह ठीक है क्योंकि वह ऑनेस्टली उसे अगले दिन एक्सपेक्ट कर रहा था और थोड़ा निराश हुआ था। सुनहो कहता है कि भले ही वह लेट है, वह खाली हाथ नहीं आया। हानजुन हंसता है, कहते हुए कि उसे प्रोटीन के पूरे कंटेनर की एक्सपेक्ट नहीं थी। फिर पूछता है कि ऑइंटमेंट किस लिए है। सुनहो कहता है कि उसने बहुत ज्यादा खरीद लिया और यह वुंड्स के इलाज के लिए अच्छा है। हानजुन पूछता है कि क्या वह कोई MLM नॉनसेंस चला रहा है। सुनहो कहता है बिल्कुल नहीं। हानजुन उसे गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजने के लिए भी धन्यवाद देता है। सुनुनहो कहता है कि ग्रेटफुल होना उसे चाहिए, अगर हानजुन न होता तो उसे शूटिंग इंसिडेंट के बारे में पता नहीं चलता। वह कमेंट करता है कि जिम असामान्य रूप से शांत है। हानजुन बताता है कि सभी प्लान्स बनाने गए। सनहो पूछता है कि उसका क्या मतलब है और हानजुन कहता है कि जो गाय ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन गया था वह जाने से पहले मेंबर्स को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता दिखता है। उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने जिम को बेस के रूप में यूज करने का फैसला किया। सनहो पूछता है कि कितने लोग वहां रहेंगे। हानजुन कहता है 20। सुनहो पूछता है कि क्या उसने इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ी क्योंकि 6 से ज्यादा लोग खतरनाक हैं। हानजुन कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ट्राई करना होगा। वे सभी मेंबर्स हैं और वह उन्हें छोड़ नहीं सकता। सुनहो कमेंट करता है कि एक्सपेक्टेड के अनुसार हानजुन लॉयल है। हानजुन पूछता है कि सुनहो क्या करने की योजना बना रहा है। सुनहो कहता है कि वह इसके बारे में और सोचेगा। हानजुन उसे बताता है
कि चूंकि वह एक नॉन अवेकेंड है, अगर उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है तो वह यहां आ सकता है। अचानक वे बाहर एक चीख सुनते हैं। सुनहो पहले रिएक्ट करता है हुन जुन को बताते हुए कि उसे एक नजर डालने दे। वह खिड़की खोलता है और नीचे देखता है। वह जो देखता है उससे हैरान। मिकी वहां लेटी हुई। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सनहो पूछता है कि क्या वह होश में है। वह पूछती है कि वह वहां क्यों है और वह कहता है कि यही वह उससे पूछना चाहता है। वह पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है। वह कहती है कि उसे क्लियरली याद नहीं है, केवल ये कि किसी ने अचानक उस पर अटैक किया। हंजुन गुस्से में आ जाता है और सोनहो को बताता है कि उसके साथ रहे। सनहो कहता है कि उन्हें पहले चीजें फिगर आउट करनी चाहिए। हम यह भी सीखते हैं कि मिकेयंग सुनहो के साथ जिम जाती थी। हंजुन कहता है कि वह आस पास के एरिया को चेक करेगा, जबकि सुनहो परेशान है। वह मिकियांग से पूछता है कि क्या उसे अपने अटैकर के बारे में कुछ याद है। वह कहती है कि नहीं। सब कुछ अचानक डार्क हो गया। वह जानती है कि एक्सप्लेनेशन अजीब लगती है, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे किसी ने उसकी आंखें ढक दी। बस डार्क हो गया। सोनहो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने पहले ही मूव करना शुरू कर दिया। वह उसे बताता है कि अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो उसे तुरंत ब्लिंक यूज करना होगा। वह पूछती है कि क्या वह कुछ जानता है। वह उसे बताता है कि उसे इसे यूज करना ही होगा। वह उसे सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट भी भेजेगा और उसे बताता है कि वह श्योर करे कि वह इसे कैरी करे। अब से उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। सनहो बताता है कि लंबे समय तक एक फेमस मीम था कि अगर 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक ट्रैश होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रोल्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, खास तौर पर गेम्स में जहां पैच नोट्स से परे कोई इंटरफेस नहीं है। उन माहौल में यह और भी बुरा था। ट्रोल्स टीम्स ज्वाइन करते थे जबकि नॉर्मल यूजर्स होने का दिखावा करते, फिर पार्टीज को मॉन्स्टर से भरे एरियाज में लुभाते और उन्हें वाइप आउट कर देते। वे न्यूबीज के पास काइंड एक्ट करते हुए अप्रोच करते, फिर उन्हें किल करते और उनकी आइटम्स चुरा लेते। उन्होंने विभिन्न अजीब एक्शंस भी किए, जैसे जानबूझकर पार्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करना ताकि वे एक दूसरे से लड़ें। जब आप ट्रोल्स की संख्या को कंबाइन करते हैं कि गेम पहले से ही कितना अनपॉपुलर था, उन्होंने इसे पूरी तरह फेल करने में बड़ी भूमिका निभाई। बेशक एक वजह कि यूजर्स की संख्या 4 तक गिर गई यह थी कि बाकी प्लेयर्स ने बचे हुए कुछ ट्रोल्स को गंभीर रूप से डिसिप्लिन किया। अगर यह अचानक लगता है कि वह यह सब बता रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ट्रोल्स के लिए रैम्पेंट होने का परफेक्ट समय है। वह यह किसी को बता रहा है जबकि अब तक की इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा है। शूटआउट के बाद अवेकनर कम्युनिटीज इंटीग्रेटेड हो गईं। वे केवल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे थे, वे स्कीम्स भी प्लॉट कर रहे थे। यहां तक कि लोग उसकी वीडियोस बेच रहे थे। वह उनमें से एक को तुरंत पहचानता है, कहते हुए कि वह बास्टर्ड डेफिनेटली एक ट्रोल था जिसका नाम डाओ जेसन था। वह गाय क्लेम करता है कि वह उसे कैरी करते हुए सनहो की फुटेज बेच रहा है, लेकिन सनहो कहता है कि उसने कभी किसी को कैरी नहीं किया। वह सोचता है कि गाय शायद स्प्लाइस्ड फुटेज यूज करके लोगों को बेट कर रहा है। हालांकि वह मानता है कि यह अजीब तरह से इंप्रेसिव है, मोडेस्क्वामसिव है। वह सोचता है कि कोई इस तरह की नॉनसेंस कैसे भी सोचता है। वह कंक्लूड करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने का एकमात्र तरीका अपना ट्रेनिंग समय बढ़ाना है। 13 दिनों तक जब भी उसके पास फ्री समय था, उसने कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वेपन यूसेज और रियल कॉम्बैट टेक्निक्स स्टडी की। इस पॉइंट तक हालांकि जो कुछ भी उसने डील किया है वह मॉन्स्टर्स से लड़ने पर फोकस किया है, हाइडआउट की डिफेंस सहित। कई वेपन्स और स्ट्रैटेजीज ने डिजीजिज्म्स को बिल्कुल भी अकाउंट नहीं किया। आज से शुरू करते हुए वह एक मेन वेपन चूज करने का फैसला करता है जो अभी भी यूज किया जा सकता है अगर डिजीज फैलती है। कुछ ऐसा जो एंटी पर्सनल कॉम्बैट और मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन दोनों के लिए सूटेबल हो। वह अपनी सभी इक्विपमेंट के थ्रू सॉर्ट करना शुरू करता है और रियलाइज करता है कि जब सभी कंडीशंस को कंसिडर किया जाता है तो लगभग कोई वेपन्स नहीं है जिन्हें वह रियलिस्टिकली यूज कर सकता है। वह पहले स्लिंग शॉट टेस्ट करने का फैसला करता है क्योंकि इसकी कई सिचुएशंस में हाई यूटिलिटी है। वह एक टारगेट पर एम करता है और फायर करता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल बस साइड से बाउंस हो जाता है। वह नोट करता है कि बीड्स में सीरियस पावर की कमी है। आखिरकार बचा हुआ एकमात्र ऑप्शन इंडियन वॉर क्लब है। एक बार डिजीज को अकाउंट में लिया जाए तो लॉजिक सिंपल हो जाती है। ज़ॉम्बीज से डील करने का सबसे आसान तरीका है स्पोर्स को क्रश करना जो स्कल के अंदर फंसे हैं, एक ब्लंट वेपन यूज करके। पहली आइटम जो वह लेवल 10 शॉप से खरीदने की योजना बना रहा है वह एक ब्लंट वेपन है जिसे एबनी वुड क्लब कहते हैं। इसीलिए उसे अपनी प्रोफिशिएंसी रेज करनी होगी। हालांकि वह अनश्योर है कि क्या यह लोगों के खिलाफ भी इफेक्टिव है। सिचुएशन बहुत एम्बिगुअस महसूस होती है। अगर उसका सामना एक साइकिक अवेकनर से होता है तो वह एक उंगली भी लिफ्ट नहीं कर पाता।
फिर भी वह हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि सर्वाइवल लाइफ में एक ह्यूमन को किल करने पर 50 पॉइंट्स मिलते थे। वह अपनी आंखें बंद करता है और इमेजरी ट्रेनिंग शुरू करता है। वह मर्डरर सिस्टम को याद करता है, जहां मर्डरर्स के रूप में रजिस्टर्ड प्लेयर्स को पास के यूजर्स के साथ डेथ मैचेस में फोर्स्ड किया जाता था, जबकि इस सिस्टम ने रैम्पेंट अब्यूज को प्रिवेंट किया। फिर भी बहुत से लोग थे जिन्होंने दूसरों को पॉइंट्स के लिए मारा, भले ही इसके साथ डिमेरिट्स आते हों। वह खुद को बताता है कि ऐसे लोग जीरो मर्सी डिजर्व करते हैं। वह इससे बाहर आ जाता है, हाँफते हुए, जैसे वह ट्रेनिंग डमी को घूरता है। फिर भी वह फैसला करता है कि उस तरह की एनकाउंटर्स से अवॉइड करना बेस्ट है, जब तक वह आइटम्स और स्किल्स फार्म करना खत्म नहीं कर लेता। जब वह इस पर है, वह स्टोर को पूरी तरह डिसमेंटल करने और दूसरी फ्लोर पर डिटेक्टर इंस्टॉल करने की योजना बनाता है। अचानक वह हाउलिंग सुनता है और सोचता है कि वह इस समय वुल्फ क्यों सुन रहा है। इसके बारे में सोचने के बाद वह मान लेता है कि कोई उसकी हाइडआउट के पास घायल हो सकता है। थोड़ी देर बाद प्रोटेक्टिव गियर पहनकर वह अप्रोच करता है और देखता है कि वुल्फ राइड करने लायक बड़ा है। यह एक ग्रे वुल्फ है। इसकी सांस पहले ही रुक चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट, यह उसकी हाइडआउट के पास मरा। वो नहीं जानता कि क्या यह एक स्ट्रे वुल्फ था या कोई जो अटैक किए जाने के बाद नीचे आया। ज्यादा जानने के लिए वह इसके वुंड्स इंस्पेक्ट करने का फैसला करता है। जैसे वह करता है, कुछ अचानक उसके पीछे बुशेस से लीप करता है और उसकी पीठ पर स्ट्राइक करता है। उसे एहसास होता है कि जिसने उसे हिट किया वह वुल्फ का बच्चा है। वह नहीं जानता कि क्या करना है। वह इस तरह बिहेव कर रहे बच्चे को फोर्सिबली सेपरेट नहीं कर सकता, लेकिन उसे अभी भी मां को जल्दी दफनाना है। अगर वुल्फ एक मॉन्स्टर था तो यह बोन क्रीपर बन जाएगा, अगर नहीं तो यह दूसरे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। वह एक बड़ा गड्ढा खोदता है और इसमें नीचे देखता है, मजाक करते हुए कि वह लगभग चाइना देख सकता है। बच्चा उसे अपने छोटे सेल्फ की याद दिलाता है और उसे अपने चाइल्डहुड के कुत्ते मुंची की याद आती है। वह बच्चे को उठाता है, इसे अपनी गर्दन काटने देता है और इसे बताता है कि इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। वह बताता है कि इसकी मां यहां सोएगी। वह हाइडआउट में एक छोटा डॉग होल बनाने का प्रॉमिस करता है ताकि यह जब भी उसे मिस करे विजिट कर सके। वह यह भी प्रॉमिस करता है कि वह श्योर करेगा कि यह भूखा नहीं रहेगा जब तक यह पूरी तरह बड़ा नहीं हो जाता। बदले में बच्चा अपनी स्मेल की सेंस से उसकी मदद करेगा। वह बच्चे को एक बाइट देने के बाद एक ट्रीट वेव करता है और पूछता है कि क्या यह उसके साथ आने वाला है या नहीं। बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और सुनुनहो कहता है कि यह एक हाँ होनी चाहिए। वह इसका नाम डिंगो रखता है और इसे बताता है कि वह इस पर काउंट कर रहा होगा। एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है जो बताती है कि उसने सक्सेसफुली वुल्फ का नाम रखा है और इसके साथ कम्युनिकेट किया है। वुल्फ अब उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। बाद में सनहो एक शब्द में कहता है कि उसका बच्चा जीनियस है। वह डिंगो को बताता है कि फिर से करे, बिल्कुल जैसे उसने सिखाया। वह इसे शेक हैंड्स करना, घूमना, बैठना, लेटना और शांत रहना सिखाता है। फिर वह इसे वेट करने के लिए कहता है, पीछे हटता है, एक ट्रीट निकालता है और इसे हवा में फेंकता है, डिंगो को जंप करने के लिए कहते हुए। डिंगो पास के एक बॉक्स पर दौड़ता है, इससे जंप करता है और हवा में से हड्डी को स्नैच कर लेता है। सोनहो कहता है कि यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह दूसरी दुनिया का क्रीचर सियारेर है और यह सेंट ट्रैकिंग में भी बेहतरीन है। वह इसे अब तक का सबसे अच्छा आशीर्वाद बुलाता है। वह इसे उठाता है और किस करता है, कहते हुए कि इस रेट पर यह इसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसे हिनेने से फोन कॉल आता है। सुनोंगहो नोट करता है कि उसका पहले कॉल करना असामान्य है। हिनेने उसे बताता है कि लेविटेशन ऑनलाइन सर्च करे। जब वह करता है तो वह उस आदमी को देखता है जिसका हायन ने मेंशन किया था सभी के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए। आर्टिकल नंबर 1 पर पहुंचता है और कमेंट्स उन लोगों से भरे हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या यह रियल है। सुनुनहो कहता है कि बहुत से कमेंट्स ऑर्डिनरी लोगों के हैं जिनका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ अवेकेंड लोग भी हैं जो उस आदमी को स्मूथ ब्रेन बुला रहे हैं अपना ट्रेट सभी को रिवील करने के लिए। सनहो को यह मजेदार लगता है कि लोग दूसरों को इन्फॉर्मेशन शेयर न करने के लिए कोसते हैं, फिर भी गुस्सा हो जाते हैं जब जो इन्फॉर्मेशन वे जानते हैं वह फैलाई जाती है। फिर भी वह सोचता है कि गवर्नमेंट इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ऐसा लगता है कि कुछ लोग रैलीज होल्ड करने के लिए शॉक और सुपर पावर्स को एक्सक्यूज के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वह इसमें बहुत डीपली नहीं खोदने का फैसला करता है क्योंकि एक बार दूसरी इवेंट होती है, हॉबगॉब्लिन इंसिडेंट। वह नेचुरली गवर्नमेंट के स्टैंस और डायरेक्शन को देख पाएगा। अभी के लिए उसे अपने समय का बेहतर यूज करने की जरूरत है। वह डिंगो से अपोलोजाइज करता है, कहते हुए कि आज से शुरू करके उन्हें तुरंत एक्सप्लोरेशन शुरू करनी होगी क्योंकि अभी उसके लिए थोरोक प्रिपरेशन ही एकमात्र जवाब है। सुनोंगो डिंगो से पूछता है कि क्या वह तैयार है। डिंगो अपनी पूंछ हिलाता है और भौंकता है, क्लियरली समझते हुए
सुनुन बताता है कि जो कुछ भी वह कर सकता था उसमें से उसने इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन चूज करने की वजह सिंपल है। पहले उसे आने वाली हॉबगॉब्लिन इवेंट के लिए तैयारी करनी है। ऐसा करने के लिए डिंगो को गॉब्लिन्स की स्मेल ठीक से इम्प्रिंट करनी होगी। वह डिंगो को स्मेल के आधार पर सीधे एक हाइडिंग स्पॉट की तरफ ले जाता है और सनहो कहता है कि यह उसकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। आगे उसे देखने की जरूरत है कि क्या डिंगो लाइव कॉम्बैट के दौरान शांत रह सकता है जबकि कमांड्स भी फॉलो करता है। वह डिंगो को आगे भेजता है और डिंगो तुरंत एक रैबिट की तरफ डैश करता है। सुनुन्नो कहता है कि अभी वह कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है कि क्या दूसरी दुनिया में भी हंटिंग पॉसिबल है। डिंगो सक्सेसफुली रैबिट को कैच कर लेता है। सुनुंगो चलकर आता है कहते हुए कि पिछली बार यह भाग गया था, इसलिए वह ठीक से चेक नहीं कर सका। जानवर के साइज और क्लॉज को देखते हुए यहाँ के क्रीचर्स डेफिनेटली अर्थ पर वाले से स्ट्रॉन्गर हैं। उसके बाद वह एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करता है। एक सवाल उसके दिमाग में लगातार चलता रहता है, डिंगो का इंटेलिजेंस स्टैट कैसा होगा। वे वैली की तरफ जाते हैं और उस मोमेंट उसकी हेल्थ 1 से बढ़ जाती है। वह थोड़ा हैरान है यह सोचकर कि उसका हेल्थ स्टैट 170 था जब वह किम्बॉब था। वह उसकी एक्सपेक्टेशन से तेज ग्रो कर रहा है। डिंगो हांफना शुरू कर देता है और सुनुन हो जल्दी से पानी की एक बॉटल लेकर दौड़ता है, उसे बताते हुए कि उसने कहा था कि जंगल में अकेले मूव न करे। उसे एहसास होता है कि जलन की सेंसेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि डिंगो ने कुछ खाया और वह इसे बुल्प पेपर के रूप में पहचानता है। वह डिंगो को बताता है कि उसने शानदार किया और बाद में उसे बहुत सारे ट्रीट्स देने का प्रॉमिस करता है। उस हार्वेस्ट के खत्म होने के साथ वे रिवर के पास अपने अंतिम हंट पर मूव करते हैं। सुनुन हो डिंगो से पूछता है कि क्या कोई स्मेल्स या मौजूदगी है। डिंगो अपना सिर हिलाता है, नो सिग्नल करते हुए। सन हो कहता है कि रेड ट्राउट मॉन्स्टर्स के रूप में क्लासिफाई नहीं है, इसीलिए वे पॉइंट्स या आइटम्स नहीं देते, लेकिन एक क्यूरियस ग्रोविंग डिंगो के लिए अकेला एक्सपीरियंस वर्थ है। सुनुंगहो एक को स्पीयर करता है कहते हुए कि वे अब फेज 2 कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी खत्म कर सकते हैं और घर जा सकते हैं। अगले दिन एक साइन ट्रक के पीछे लोड किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कहता है कि डिमोलिशन रैपअप हो गया और उसे बताता है कि अगर कोई रिपेयर इश्यूज आते हैं तो उनसे कांटेक्ट करे। सनहो उसे सुबह इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद देता है, फिर अपनी शॉप को देखता है और कहता है कि अब जब इसे उतार दिया गया है तो ये हार्ड हिट करता है। वह अंदर चलते हुए कहता है कि यह एक जरूरी डिसीजन था। अगर कोई लकी है कि ज़ॉम्बी में नहीं बदला तो शॉप्स को लूट करना नेचुरल होगा, यही उस पर भी लागू होता है। अगर वह सर्वाइव करता है तो वह भी स्कैवेंज करेगा, उसे कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। फिर भी वह कहता है कि उसे कम से कम क्लीन अप करना चाहिए। येनी ने अंदर चलता है कहते हुए कि उसे लगता है कि सभी सेम चीज सोच रहे हैं क्योंकि उसने भी कल केवल मिनिमम इक्विपमेंट छोड़ी थी। सनहो पूछता है कि वह यहां क्यों है। येनी ने उसके माथे पर फ्लिक करता है कहते हुए कि एचओ ने उसे कल रीड पर छोड़ दिया, इसीलिए वह चेक करने आया कि वह मरा था या जीवित। डिंगो उस पर भौंकना शुरू कर देता है। येनी ने पूछता है कि क्या सनहो के पास हमेशा हस्की था। सनहो जवाब देता है कि उसका पिछला कुत्ता बहुत समय पहले मर गया और डिंगो एक नया पालतू है जिसे वह घर लाया। येनी ने कहता है डिंगो अडोरेबल नब्र है। सनहो अभी भी सोचता है कि वह सच में यहां क्या कर रहा है। येनी ने दोहराता है कि वह इसलिए आया क्योंकि वह परेशान था कि सनहो जीवित है या नहीं। सनहो पूछता है कि क्या सच में बस इतना ही है। येनी ने कहता है कि नहीं, उसने यह भी फिगर आउट किया कि वे लोग कौन थे जिन्होंने मिकी पर अटैक किया। थोड़ी देर बाद वे बैठ जाते हैं और सनहो पूछता है कि क्या वह कह रहा है कि कोल जून ने जो पार्टी बनाई वह मिकाओ को टारगेट कर रही थी। येने ने कंफर्म करता है और ऐड करता है कि INH भी उस ग्रुप का हिस्सा है। फिर वह उनके पीछे के पहाड़ की तरफ पॉइंट करता है कहते हुए कि वहीं उनका हाइड आउट सपोजिडली है। सुनहो पूछता है कि उसने ये सब कैसे फिगर आउट किया। येनेन उसे बताता है कि सब कुछ बस परफेक्टली लाइन अप हो गया। सनहो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और हेनिन कहता है कि उसने बस उस गाय से पूछा जो लेविटेट कर सकता है, जीन त्सुंग, जस्ट इन केस। जीन ने उसे बताया कि वह कोल जून्स ग्रुप से पहले मिला था, लेकिन वे सभी बैड लोग लगते थे और उनकी पर्सनैलिटीज बैडली क्लैश करती थीं, इसलिए उसने उनका ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मिकी के इंसिडेंट के बाद फीमेल मेंबर्स ये कहना शुरू कर दी कि वे पार्टी छोड़ना चाहती हैं। जब हेनिन ने पूछा कि क्या हुआ तो सभी ने कहा कि उन्हें अवेकनर पार्टीज से ऑफर्स मिले थे। वह सनहो से पूछता है कि क्या अब क्लिक हो रहा है। सुनहो कहता है कि हो रहा है। मिकांग के विपरीत उन्हें ज्वाइन करने के लिए ट्रिक किया गया होगा। येने ने कहता है कि उनकी पार्टी अब 4 मेंबर्स तक डाउन है। सुनहो हैरान है क्योंकि कुछ दिन पहले 20 थे। येने ने कहता है कि वह नहीं कह सकता कि वह समझता नहीं है। ऑनेस्टली उसकी अपनी पार्टी में केवल 2 अवेकनर्स हैं। सनहो कमेंट करता है कि यह आयरॉनिक है कि उन्होंने उन पर फेवर किया और यह रिजल्ट है। येनिन कहता है कि बस चीजें ऐसी ही हैं और लोग केवल अपना ध्यान रखते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली येनिन कहता है कि वह जुन नाम के किसी के बारे में परेशान है
और वह डिबेट करता है कि क्या उसे अपनी एक्स वाइफ को कॉल करना चाहिए। सुनुन हो कहता है कि वह भूल गया कि हायेन की सिचुएशन उसकी से अलग है, इसीलिए उसे पूछना होगा कि क्या उसकी सोच सच में करेक्ट है। वह उसे बताता है कि कुछ है जो वह जानना चाहता है और पूछता है कि वह क्या करेगा अगर अपोकलिप्स आने पर लोग उसे थ्रेटन करना शुरू करते हैं। हीने ने जवाब देता है कि उन्हें उसे मारना होगा। उसका प्रिंसिपल दूसरों को हार्म ना करना है, लेकिन यह गिवन है। बिना कानून के रूल के एक डिजास्टर में एब्सोल्यूट ईविल को जीवित रखने की कोई वैल्यू नहीं है। वह ऐड करता है कि सन हो के लिए ऐसा कुछ पूछना नॉर्मल नहीं है। सुनोंग हो कहता है कि यह बस सॉर्ट ऑफ आ गया। अचानक सन हो का फोन पागलों की तरह बजना शुरू करता है, एक हेल्प अलार्म ब्लास्ट करते हुए। हेनी ने कहता है कि इसने उसकी जान निकाल दी और आवाज को लॉस्ट चाइल्ड हेल्प अलर्ट के रूप में पहचानता है। सन हो अपने फोन को नीचे देखता है और हेनिन को बताता है कि 1 मिनट के लिए डिंगो को देखे। ये मिकियंग थी जिसने बटन प्रेस किया। हम आईएनएच को उसे हरास करते देखते हैं। वह कहती है कि उसने उन्हें रिफ्यूज किया, लेकिन वे उसे फॉलो करते रहते हैं, पूछते हुए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आईएनएच उसे बताता है कि एक बार और सोचे। एक और आदमी आगे आता है, कहते हुए कि वह इसे अपने तरीके से हैंडल करेगा। ये कोल जून है। एक और गाय भी है जिसका नाम याद नहीं है, इसलिए उसे बस स्किनी बुलाया जाता है। स्किनी कहता है कि यह एक रीडेवलपमेंट एरिया है, इसीलिए कोई नहीं आने वाला। कोल जून उसे बताता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करे और न भूले कि उनके पास भी ट्रेड्स हैं। हम सनहो को वेपन्स के साथ पास में छिपा देखते हैं। जैसे कोल जून कहता है कि वह 3 तक काउंट करेगा। जैसे वह काउंट करना शुरू करता है, सनहो अपना स्लिंग शॉट लोड करता है और इसे 3 से ठीक पहले पीछे खींचता है, फायर करते हुए। शॉट सीधा उड़ता है और कोल जून के कंधे में हिट करता है, जिससे वह अपना बैट गिरा देता है। आईएनएच और स्किनी मुड़ते हैं, सोचते हुए कि यह कौन है। सनहो अंदर चार्ज करता है, पूछते हुए कि वह उन्हें पहली जगह में क्यों भी जवाब देगी। वह ऊपर की तरफ स्विंग करता है, आईएनएच की ठुड्डी पर स्ट्राइक करते हुए और उसे पीछे की तरफ उड़ाते हुए। फिर वह स्किनी की तरफ मुड़ता है, जिसके हाथ के चारों ओर पर्पल ऑरा है। सनहो रियलाइज करता है कि यह उसका ट्रेट होना चाहिए, और चूंकि रंग ब्लैक है, यही वही होना चाहिए जिसने मुकियांग की विजन को ब्लॉक किया था। वह इसे सिर के पीछे क्लब से स्ट्राइक करता है, इसे दीवार में उड़ाते हुए। सनहो हांफना शुरू करता है और मिकियांग से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह चिल्लाकर जवाब देती है, उसे वॉर्न करते हुए कि वॉच आउट। कोल जून पीछे से उस पर सरप्राइज अटैक में लीप करता है। सनहो नैरोली डॉज करता है, लेकिन ब्लो उसके हेलमेट को क्रैक कर देता है। वह हैरान है कि इसमें कितनी पावर थी, भले ही इसने उसे बेयरली ग्रेस किया। कोल जून उसे पहचानता है और कहता है कि वह आज उसे पे कराने वाला है। सनहो विश्वास नहीं कर सकता, कहते हुए कि उनके ट्रेड्स इतनी जल्दी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हैं। कोल जून अपने लोगों को बताता है कि तैयार हो जाए क्योंकि वे ऑल आउट जा रहे हैं। आईएनएच अग्री करता है और लाइटनिंग रिलीज करना शुरू करता है, जैसे वह सनहो की तरफ चलता है, कहते हुए कि यह वही है जो वह डिजर्व करता है। सनहो हिचकिचाता है, सोचते हुए कि क्या करे और क्या उसे सच में डिमेंशनल गेट यूज करना होगा। इंज रश करना शुरू करता है, लेकिन डिंगो एली से बर्स्ट होता है, दीवार से बाउंस करता है और इंच की आर्म पे बाइट डाउन करता है। हेनिन कहता है कि यह दिन के बीच में अप्रोप्रिएट नहीं है और सजेस्ट करता है कि वे तुरंत चले जाएं अगर वे सीन नहीं बनाना चाहते। जैसे वह पुलिस को कॉल करता है, वह उनसे पूछता है कि उन्हें में उसका ऑफर कैसा लगता है। कोल जून कहता है कि वे आज के लिए रिट्रीट करेंगे।